नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। जय हिंद जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी ताबड़तोड़ तरीके से कर रहे होंगे। आप सब लोगों को स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मिसलिनियस नहीं, 1935 ऑनवर्ड्स हम लोग को चीजें करनी है। कल एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास लगी हुई है, मैं एक क्लास और एडिशनल लगवा देता हूँ। अभी मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज वो सेशन लग जाएगा, जिसमें हम लोग सोशल रिफॉर्म्स एंड गवर्नर जनरल वाला सेशन करेंगे। ठीक है, मुझे फिर भी एक दो क्लासेस करवानी है, तो मैं एक दो क्लासेस जो एडिशनल मॉडर्न हिस्ट्री की करवा दे रहा हूँ। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे, छोड़ना नहीं। एक थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। आज या कल आई थिंक 48 घंटे बाद वो ज्योग्राफी का सेशन भी शेड्यूल कर देंगे। लक्ष्य बैच जो मेंस वाले बैच है वो आई थिंक आज ही क्लास शेड्यूल होगी। आई डोंट नो कितना अप्रूव हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। एक तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है यहाँ पे क्लासेस शेड्यूल करना, 2 से 3 बार हम लोग भेजना पड़ता है, उसके बाद जाके कहीं अप्रूव हो रहा है। मतलब मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ कल भी मेल कि मंडे से मेरी क्लासेस शेड्यूल कर दो, बट अभी तक शेड्यूल वाला कोई सीन है नहीं। ठीक है, चलो शुरुआत करें। एक बार सारे बच्चे फटाफट सेशन में जुड़ जाएं। मॉडर्न हिस्ट्री हमारी बहुत जबरदस्त तरीके से जा रही है। अब हम लोग करने वाले हैं आज क्रांति का आखिरी पड़ाव, है ना। आखिरी पड़ाव आज हमें करना है। यार तुम्हारे उधर मौसम कैसा है? हमारे जबरदस्त बारिश और एकदम खतरनाक वाला मौसम है, इसलिए मुझे कैमरा शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि उस कैमरे में जो अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है, मैं तुम्हें दिखाऊं। कैमरा तो ये बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत ना अंधेरा सा नजर आ रहा है। इसमें मैं थोड़ा ज्यादा दिखता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है। एकदम मस्त है। अरे गजब गजब, ठंडा ठंडा हो गया। यहाँ धूप है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ना दूर पड़ रहा है। मैं या तो मुझे लाइटिंग ऑन करनी पड़ेगी। लाइटिंग ऑन करूँ फिर मैं? एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मतलब लाइटिंग की कमी थोड़ी है। अरे लाइटिंग भर भर के आंखें चुंधिया गई मेरी। लाइट ऑन है, ये बड़ी वाली लाइट ऑन की है मैंने, आंखें चुंधिया गई। इससे अच्छा तो फिर ये वाला मूव कर लेते हैं ना, ये वाला मूव कर लेते हैं, ये वाले कैमरे पे। आंखें तेरी, ये वाला कैमरा सही है। सही है ना, ये वाला सही है। लैपटॉप का कैमरा ज्यादा जबरदस्त परफॉर्म करता है। नहीं लेट नहीं, अभी स्टार्ट करने वाला हूं, मैं स्टार्ट करने वाला। भाई पिछला रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो? बस कल से आई थिंक एंशिएंट शुरू है, कल या परसों से एंशिएंट शुरू कर दूंगा, रीनेम करवा दूंगा इसको मैं। ठीक है, तो एंशिएंट से पहले एक बार मॉडर्न को थोड़ा खत्म कर लें, कुछ कुछ चीजें बची हुई हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, वरना वो रह ही जाती है बाद में। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल मैंने वाईटी पे एक सेशन लिया था बायोलॉजी का। आप लोग बहुत ज्यादा प्रेजेंस थी नहीं, तो मैं पूरा कंप्लीट नहीं करवाया उसको। बायोलॉजी का आप एसएससी इंद्रधनुष पे जाके देख सकते हैं। मैंने एक थ्योरी वाली क्लास ली है बायोलॉजी का, आई थिंक 5-6 चैप्टर कंप्लीट कर रखे, तो उनको देख सकते हैं। आज फ्रीडम मिल जाएगी, आज कोशिश करेंगे आज आजादी तुम्हें दिलवा दे। ठीक है सर, मैंने लिया था, अच्छा था, धन्यवाद जी। ओके सर, आप लिख के पढ़ाइए प्लीज, या लिख के मैं बताता रहूंगा सारी चीजें, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा लिख के बताता हूँ ना तो फिर वो बहुत लंबा सेशन हो जाता है। ठीक है, फिर मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा एक भी डाउट ना छोड़े। ठीक है सर, आपसे पढ़ने में यहाँ पे मजा आता है, वाईटी पे नहीं आता है। यार अब वाईटी का क्या करें, मुझे लेना तो जरूरी है ना वाईटी का सेशन। चलो जी शुरुआत करते हैं। गेट रेडी, सारे बच्चे करें थम्स अप। सेशन की शुरुआत करते हैं फटाफट से। प्लांट और एनिमल किंगडम भी करवा दूंगा। चलो जल्दी से एक बार लाइक करो सारे बच्चे यार, ऐसे शर्माना नहीं है, फटाफट से लाइक कर दो। हाँ मैं लिख के थोड़ा ऐड करता रहूंगा, परेशान नहीं। आज बच्चे कम है क्या? हमारे सिर्फ 72 लाइक्स गए हैं अब तक। कहाँ गए हमारे सब दोस्त? 100 पार बच्चा तो नॉर्मली होता ही है सेशन में। धीरे धीरे आ रहा है। चलो तो शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने कहाँ पे बात की थी सर? लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं, जितना हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोगों ने यार ये सब चीजें देख ली थी कि 20 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया था। सही है सर, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब आया था तो इसको बंद किया था 1922 में, जब गांधी जी ने चोरा चोरी कांड देखा था। और गांधी जी ने जब वो चोरी चोरा कांड देखा था तो कहां पर बैठे थे सर? बारडोली में बैठे थे, ये हमने देख लिया। इसके बाद जैसे इन्होंने बंद किया था तो यहाँ पर आए थे 1923 में स्वराज मूवमेंट के नाम से। सर ये स्वराज पार्टी के नाम से जब हम आए थे तो इसी का दूसरा नाम क्या था सर? स्वराज पार्टी का कोई दूसरा नाम भी पढ़ा था क्या हम लोगों ने? स्वराज पार्टी इज आल्सो नोन एज, कुछ याद आ रहा हो? कांग्रेस खिलाफत पार्टी, बहुत सही, कांग्रेस खिलाफत पार्टी, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। सर इस पार्टी के दौरान हमने देखा कि इस पार्टी ने थोड़ी जीत हासिल की और विट्ठल भाई पटेल को इन्होंने क्या बना दिया था? विट्ठल भाई पटेल को बनाया था भारत का पहला स्पीकर। ठीक है, मतलब इंडियन स्पीकर जो बना था, ये हमने याद कर लिया था। इसी के बाद इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल में थोड़ा सा कलेश किया और बिल को रोक दिया था।
इन्होंने 2 काम किए थे। उसके बाद फाइनली 30 में इन्होंने कहा था चलो भाई हटो। उसके बाद 1927 में हमने देखा था साइमन कमीशन बना है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया है। सर साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? साइमन गो बैक, ये नारा किसने दिया था भाई? लाला से पहले हमने कहा था क्वाइंड यूसुफ भैया, बाद में पॉपुलराइज किसने करा दिया? लाला लाजपत राय ने, हमने याद कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था 1928 के अंदर एक आया था जिसको हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट या नेहरू पॉइंट, है ना। उसके बाद जिना के पॉइंट कब आए थे सर? जिना के पॉइंट, जिना के 14 पॉइंट्स आए थे ना। कब आए थे भैया जिना के 14 पॉइंट्स? किस साल में? 1929 में। उसके बाद सर हमने गांधी के 11 पॉइंट पढ़े थे। गांधी 11 पॉइंट या 14, गांधी 11 पॉइंट्स, ये कब पढ़े थे? किस वर्ष आए थे गांधी की 11 पॉइंट? 1930। कैसे? 1930 वाला 30 में कैसे हमने पढ़ा था? हमने कहा था डांडी चला दूंगा अगर तुमने मेरे पॉइंट नहीं मानते। और डांडी यात्रा 12 मार्च को शुरू की थी, 12 मार्च 1930 को शुरू की थी और 6 अप्रैल तक चली थी। इसी के बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था। अब मुझे बताओ ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था ये एंड कब हुआ था? व्हेन वाज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंडेड? 1934। इसके बाद हमने पढ़ा था कि गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, ये कब हुआ था? 1931। राम से मैकडोनल्ड ने कॉम्युनल अवार्ड दिए थे। राम से मैकडोनल्ड ने कॉम्युनल अवार्ड दिए थे, कॉम्युनल अवार्ड्स। ये कॉम्युनल अवार्ड्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये कॉम्युनल अवार्ड्स कब दिए थे सर? 1932। इसी के बाद एक पूना पैक्ट साइन हुआ था, एक पूना पैक्ट साइन हुआ था, ये कब हुआ था? 1932 में। किस किस के बीच में? बी आर अंबेडकर और गांधी के बीच में। बीच में साइन करवाने कौन आया था सर? मदन मोहन मालवीय। इतनी सी बात क्लियर हो गई थी। इसके बाद हमने कहा जब गांधी जी रिलीज हो गए तो इन्होंने कहा भैया मैं अब इसमें ध्यान नहीं दूंगा, अब मैं हरिजन की तरफ बढ़ूंगा, हरिजन की तरफ बढ़ूंगा। ये हमने याद कर लिया था कि गांधी जी ने कहा था भैया हाँ अरविंदा जेल से कि अब मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर जाना चाहता हूं और अब मैं काम करूंगा फॉर हरिजन। ये हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था। इसके बाद हमने बात किया 1935 के एक्ट पे, यहाँ पे थे हम लोग, है ना। चलो आ जाओ सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। ये एक्ट ना थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक आइडिया ले लेते कि इस एक्ट में हुआ था क्या। हमने कहा यार 1935 का जो एक्ट आया था ना वो अपने आप में सबसे बड़ा एक्ट था, ठीक है। तो हमने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 का सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड है, ठीक बात। इसके अंदर 321 सेक्शन है और 10 शेड्यूल है। हमने क्या बोला? सबसे लंबा सेक्शन है, 321 और 10 शेड्यूल। हमने कहा डन। अगर इसकी हम बात करें, ये एक्ट बना था क्यों? मैंने लास्ट क्लास में बताया था। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? मुझे साल बताना। व्हेन वाज साइमन कमीशन गिव हिज रिपोर्ट? लिखकर पढ़ाओ भाई कनक, मैं लिखकर ही पढ़ाऊं मेरे भाइयों, एक बार मेरी सुन लो बात। अगर मैं हर पॉइंट सर लिख लिख के करूंगा ना तो कवर करना मेरे लिए थोड़ा टफर साइड में हो जाएगा। मैं फिर भी बार बार लिख के बताऊंगा, ठीक है। जैसे कोई पेज पढ़ाऊंगा उससे 2 सेकंड बाद ही वो सारा मैं रिपीट करूंगा, है ना। ऐसे समझने की कोशिश करो, हर चीज सर लिख के थोड़ा सा ना लंबा हो जाता है, समझ रहे हो। क्लासेस का थोड़ा रिस्ट्रेंट है, मैं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वो चीज समझो। मैं रिपीट करूंगा जहां पे भी 1% डाउट रहेगा, मैं चाहे मैं 10 बार रिपीट करूं, मैं रिपीट करूं जब तक तुम एग्री नहीं करोगे, ठीक है। मैं लिखूंगा भी और साथ में। तो हमने सबसे पहले बोला कि साइमन कमीशन ने रिपोर्ट कब दी थी सर? इन्होंने रिपोर्ट 1930 में दी थी और 2 वॉल्यूम के अंदर दी थी। बहुत बढ़िया जी, 2 किताबों के अंदर दी, 2 वॉल्यूम के अंदर दी थी, ये मुझे याद रखना है। दूसरी बात सर, रिकमेंडेशन दी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी सर, कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? 3 हुई थी। तीनों के अंदर क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं निकला। और इन्हीं कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने कहा यार हम ना 1935 का एक्ट बनाते हैं और तब आएगा मजा। हमने कहा ठीक बात। इन्होंने एक व्हाइट पेपर दिया था, क्वेश्चन क्या आएगा? आफ्टर विच कमीशन, किस कमीशन के बाद व्हाइट पेपर को पब्लिश किया गया था? हमने कहा व्हाइट पेपर जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1933 में पब्लिश किया गया था, डन। उसके बाद रिपोर्ट जो है ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की, कुछ बड़े अधिकारियों को लाया गया था और उनसे रिपोर्ट ली गई थी। सर एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री कब शुरू होगी? ये कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद। ऐसा वाला अंबेडकर तीनों में था और तेज बहादुर सप्रू वो तीनों में था, ठीक बात। तो मैंने क्या बोला सर? मैंने ये बोला कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया था 1935 का था, सही बात। ये अपने हिसाब का सबसे लेंथी था, सही है, लेंथी वाला पूरा था और सबसे ज्यादा डिटेल में था। अब तक इतना डिटेल में कोई नहीं आया। इसको एक्ट को लाने की वजह क्या थी? एक थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट दी इसलिए आए। दूसरा क्या बोला सर? ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने भी एक रिपोर्ट बना के दी। तीसरा क्या बोला? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या निकला। और चौथा क्या बोला? व्हाइट पेपर। सर ये व्हाइट पेपर किस साल दिए गए थे? 1933 में दिए गए थे। इन 4 कारणों कारण 1935 का एक्ट जो था वो सबसे लंबा और लाया भी गया था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं जब इस एक्ट के बारे में लोग बात करते हैं 2-3 चीजें अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। यहां पे फेडरल वर्ड का यूज बहुत ज्यादा देखने को मिला है। किसका? फेडरल वर्ड का। जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं फेडरल, इसका आज की डेट में मतलब होता है संघ। अब ये याद रखो, फेडरल का मतलब क्या है आज की डेट में? संघ का मतलब। वैसे फेडरल का मतलब क्या होता है? ये मतलब नहीं होता है, मैं रिप्रेजेंट करूं कि इसके बराबर लिखा जाता है। व्हाइट पेपर क्या था? एक बार 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद अंग्रेजों को लगा कि यार हमने 3 कॉन्फ्रेंस तो करा दी, खर्चा कर दिया, लंदन में सब बुला लिए, लेकिन रिजल्ट तो कुछ निकला नहीं ना। कांग्रेस हमसे किसी पॉइंट पे
बराबर पे आई ना बाकी लोग बराबर पे है, तो हमें समझ नहीं है कि करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपना निष्कर्ष निकाल के एक पेपर बनाया जिसको व्हाइट पेपर बोलते हैं। जब कोई रिजल्ट नहीं निकला तो इन्होंने एक व्हाइट पेपर जारी किया कि हम लोग ये चीजें चाहते हैं, इनको इंप्लीमेंट किया जाए। तो इसी को लेकर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, तो इसमें वो चीजें डाल देंगे, ये बात हुई। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, हमने बोला कि इन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन बाई कैमरल लेजिस्लेशन सेंटर के अंदर प्रोवेंशनल अथॉरिटी, 3 तरह की लिस्ट, फेडरल, प्रोवेंशनल और कॉन्करेंट। नहीं समझ में, मैंने बोला 1935 का एक्ट आया, इन्होंने पहला वर्ड बोला कि हम लोग फेडरलिज्म के ऊपर काम करें। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल भाषा में समझना, शक्तियों का विभाजन करना, केंद्र की अपनी अलग शक्तियां, राज्य की अपनी अलग शक्तियां, मतलब शक्तियां तोड़ना है, पावर्स को तोड़ना है, वो फेडरल है। इसको जनरली मैं यूनियन के बराबर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि रिप्रेजेंट ऐसे होता है, जैसे यहां पे लिखा है कि इन्होंने 3 लिस्ट जारी की। आज हमारे पास भी 3 लिस्ट है, अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो, पॉलिटी के अंदर एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यही 3 लिस्ट जो है 1935 के एक्ट में आई थी। ठीक है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कनेक्शन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है क्या? बिल्कुल है सर। जब हम कहते हैं हमने संविधान बनाया तो बहुत सारी चीजें 1935 के अधिनियम से ली। आपके सामने एक तो यही एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। फेडरल लिस्ट को यूनियन लिस्ट बोलते हैं, ये हमने लिया। प्रोविंशियल लिस्ट को स्टेट लिस्ट बोलते हैं, एक हमने ये लिया। और कॉन्करेंट लिस्ट को सेम कॉन्करेंट लिखा। ठीक है सर, डाउट था जब इंटरनेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहे थे तो उसी समय राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। एक चीज तो पहले, ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई कब? एक बार मुझे बताओ, ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई कब? ईयर बोलो। 1928। 1928 सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी कब? व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? 1885। राजा राम मोहन राय की डेथ कब हो गई? 1833 सर, 33। तो इनका और इनका कोई रिश्ता, कोई ऐसा लिंक जो हमें दिख रहा हो कि यार उस वक्त तो सेशन चल रहा था, सेशन चलना तो यहां से शुरू हुआ ना, तो हम कैसे कहेंगे कि ब्रह्मो समाज उस वक्त बना या उस वक्त चल रहा था जब कांग्रेस थी? ब्रह्मो समाज बना था, उसके अनुयायी जो फॉलोवर हैं वो चलते रहेंगे, उससे हमें छेड़ना नहीं है। लेकिन सेशन बनाया किसने और कब उनकी डेथ हुई, बात उससे पूछी जा रही है ना। मान लो मैं को बुद्धिज्म चल रहा है यार, आज भी चल रहा है, ठीक है, बुद्धिज्म आज भी चल रहा है, ये तो आज चलने से बात नहीं कर रहे ना, हम तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं किसने शुरू किया, कैसे शुरू किया और कब हुआ, हमें तो उस पर अटकना था। ठीक है चलो, तो हमने क्या बोला, हमने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया जिसमें सबसे पहले फेडरल वर्ड के बारे में जाना। अब ये बाई कैमरल वर्ड क्या? बाई कैमरल सर, आज की डेट में हम लोकसभा राज्यसभा जानते हैं, लोकसभा राज्यसभा जानते हैं कि केंद्र के अंदर 2 चीजें बटी हुई है, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही प्रोविंशियल स्टेट के अंदर हम लोग क्या जानते हैं, किन्हीं किन्हीं राज्यों के अंदर, भारत के अंदर कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदन है ना, यूपी में जैसे है, कर्नाटक में जैसे 2 सदन है, एक है विधान परिषद, एक है विधानसभा, तो उसी को बाई कैमरल बोलते हैं, बाई कैमरल। ठीक है, द्विसदनीय बोलते हैं। इतनी बात क्लियर? इन्होंने इस बारे में बात की, इन्होंने बोला कि हम 3 लिस्ट जारी करेंगे, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, जिसको फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट। अगर बहुत ज्यादा बदतमीज उतर जाए तो 59 आइटम है, 54 आइटम है, 36 आइटम है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फेडरल स्टेट 1935 के एक्ट में कितने आइटम डाले गए थे? 59 आइटम। अच्छा, एक फॉर्म निकला यार, मेरे को कल एक बच्चे का मैसेज आया था, सर आपका फॉर्म निकला, संरक्षा अधिकारी का कोई फॉर्म निकला यूपी में। तो बहुत सारे बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं और आसपास के रीजन में बिलोंग करते हैं, या जो लोग टीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। तो वो बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर ये बताओ, ठीक है, ये बताओ मुझे फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए? ठीक है, क्योंकि वो हमारे ऑलरेडी पेड बैच का बच्चा था। तो पहली बात मैंने कहा भाई एक चीज देखो, अगर तुम्हें तैयारी करनी है सही ट्रैक पर, कह रहे सर मुझे इस साल जो है सीजीएल का पेपर लिखना नहीं है, मुझे अगले साल लिखना है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करूं, मुझे अगले साल लिखना है, तो क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए? अब आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं। देखो क्या फॉर्म होता है, जब मैं आरओ वाले पेपर के बारे में बात करता हूं तो इसके अंदर ना 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस सेक्शन का पेपर और एक होता है हिंदी सेक्शन का पेपर। तो यहाँ पर 140 नंबर की जीएस आती है और हिंदी का पेपर लगभग जो है 60 नंबर का आता है। ये प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव है, ये प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का ये आप निकालो। फिर आरओ का जब मेंस होता है तो वही एक जीएस सेक्शन का पेपर है और एक हिंदी सेक्शन का पेपर है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, फॉर आरओ की पोस्ट के लिए। तो अगर आप अपनी हिंदी थोड़ा मजबूत कर सकते हो और जीएस पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि जीएस जो है वो पीसीएस लेवल का पूछा जाएगा, तो अगर इन दोनों चीजों पे आपका ध्यान देने का मन है तो आप करो, वरना जो सीजीएल के बारे में आप कर रहे हो ना, सीजीएल में कर रहे हो वो आप करते रहो। मैं बार बार ये नहीं कहता ट्रैक बदलो, अगर आपको फॉर्म भरने का मन है भर दो, फॉर योर नॉलेज आप जा सकते हो। पर कंप्लीटली ऐसे कहोगे नहीं भाई मैं तो ये करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इसी पे ध्यान देना चाहता हूँ, तो फिर आप सीजीएल के ट्रैक छोड़ रहे हो, क्योंकि मैथ इंग्लिश इसमें नहीं है इतना, और लेकिन मैथ इंग्लिश अपने को करना है, रीजनिंग अपने को करना है। ठीक है, तो अलग अलग ज्यादा ट्रैक बदलने की भी जरूरत नहीं होती है, जिस पे फोकस कर रहे हो उसी पे फोकस अच्छे से करो, जो चीज कर रहा हूँ वही बहुत अच्छे से करो। समीक्षा अधिकारी होता है, लखनऊ पोस्टिंग आती है। टायर टू में यहाँ ये वाला तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये वाला सब्जेक्टिव रहेगा, ऐसा रहता है। ठीक है सर, आप एग्जाम के लिए कब गाइडेंस दोगे? आज ही दे दूंगा। ऑप्शनल नहीं होता इसमें, सबसे इजी बात, ऑप्शनल नहीं होता है। ठीक है, इसमें ऐसे भी लिखना होता है हिंदी में। हाँ, ये हिंदी वाला पेपर पूरा ऐसे ही होता है, हिंदी वाला पेपर अगर हिंदी आपकी अच्छी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ यार मुझे ये फॉर्म भरने का मन है, तो मैं ये सेक्शन जानता हूँ भाई, ये सेक्शन जानता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये सेक्शन जब दिल होगा तब मैं भर दूंगा, लेकिन मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो मैं हिंदी वाला सेक्शन नहीं देख रहा हूँ तो मैं नहीं भरता हूँ। ठीक है, तो मतलब मैं चाहूँ तो मैं भर सकता हूँ, क्योंकि उम्र का भी ज्यादा चिक चिक है नहीं, तो चाहूँ तो भर सकता हूँ, बट अब मेरा तो मन नहीं है। तो वही आपके हिसाब से, अगर आपको लगता है कि आपको सीजीएल तैयारी करनी है तो आप सीजीएल पे फोकस करो। हाँ, जितना मैं पढ़ा हूँ उतना अच्छे से कर लो, बस प्रीवियस ईयर की बुक लगा लो, बात बन जाएगी। जीएस कोई रिटर्न पेपर नहीं है, सबसे अच्छी बात यही है, कोई रिटर्न वाला पेपर नहीं है जैसे हम पीसीएस में भरते हैं, और जो पोस्ट है वो बहुत शानदार पोस्ट है। ठीक है, तो आप तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो, इतना ज्यादा जीएस भी रिटर्न होगा, जीएस नहीं है रिटर्न में। ठीक है, चलो शुरुआत करें। देखो यहाँ पे आ गए सबसे पहले फेडरल वर्ड की तरफ। फेडरल वर्ड देखा हमने, तीन चीजें आई हैं, 59, 54, 36, ये तीन वर्ड याद रख लूंगा कि तीनों जोड़ा गया है। अगली बात सर, यहाँ पे ना दो वर्ड ध्यान रखिएगा, एक होता है रिजर्व लिस्ट और एक होता है ट्रांसफर लिस्ट। फिलहाल के लिए मैं इतना ही बोल के छोड़ रहा हूँ, इसमें ज्यादा नहीं डुबा रहा तुम्हें। रिजर्व और ट्रांसफर दो सब्जेक्ट बनाए गए थे, अभी छोड़ दो कोई बात नहीं। अब आगे आइएगा सर, जब 1935 के में आता है सर, साइंस स्ट्रीम से भी मुझे एग्जाम से रिलेटेड थोड़ा नॉलेज नहीं है, क्या आप प्लीज मेरी हेल्प करोगे, प्लीज मुझे गाइड। हाँ कर दूंगा, कर दूंगा। साइंस यार, मैं भी साइंस स्ट्रीम से था, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं भी साइंस, मैं तो बल्कि मैथ और बायो दोनों वाला स्टूडेंट रहा हूँ, स्कूल में मैथ बायो लेके पढ़ा हूँ मैं। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से कर लेंगे यार। इधर आओ, देखो अब ना सर, अब बजे हैं कितने, क्या टाइम हुआ है, 8:50 हुए हैं। अब मैं आप लोगों से ना 20 से 25 मिनट बाद ही कोई कमेंट लूंगा, तो लेट्स स्टडी। बीच में मेरा ब्रेक हो जाता है एकदम, तो अब हम 20 से 25 मिनट बाद बात करेंगे, अब लगातार हम पढ़ेंगे। ठीक है, कहो तो मैं, अगर तुम बात कर रहे नहीं रुक पा रहे हो तो मैं कमेंट सेक्शन ऑफ करूं, अदरवाइज थोड़ी देर शांति से बैठ के पढ़ लेते हैं ना, रिदम टूट जाता है। चलो, अगर नहीं रुका दे तो मुझे बता देना, मैं कमेंट ऑफ कर दूंगा फिलहाल के लिए। तो अभी 10-15-20 मिनट जो है आराम से पढ़ते हैं। चलो, तो हम 1935 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, बस अब कमेंट नहीं कर रहे हैं। ओके, डन डन डन, सबकी तरफ से ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने 1935 के एक्ट में बोला, सबसे पहले मैंने ये बोल दिया यार, 35 का एक्ट जब आया था, फेडरल वर्ड एक, तीन लिस्ट के बारे में एक, और इन लिस्टों के मैंने पॉइंट भी याद कर लिए। उसके बाद मैंने कहा यार दो सब्जेक्ट है, एक रिजर्व सब्जेक्ट क्या होता है, रिजर्व का मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव की सलाह के ऊपर ये सारी चीजें होंगी। ट्रांसफर का मतलब क्या, ये मिनिस्टरों को दे दिया, मिनिस्टरों को दे दिया कि भैया जाओ। ठीक, आ गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो दो तीन चीज ध्यान रखिएगा। एक तो इलेक्शन के बारे में हमने बात पढ़ी, मैंने कहा था वो 28 महीने में रिजाइन करके सरकार चली गई थी, इलेक्शन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। हाँ सर, एक चीज मुझे समझ में आई। उसके बाद मैंने ये पूछा था कि इलेक्शन जब होने जा रहा था तो यहां पर हमने क्या देखा था, ये अलग अलग प्रोविंसेस थे, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं सर। 11 प्रोविंसेस में लड़े थे, 8 हम जीत के आ गए थे। हाँ, ये हमने इलेक्शन में पढ़ा था। ठीक, आ गया। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, कब बना था सर, 1 अप्रैल 1935 में बना था। अब ना हमेशा बच्चे क्या करते हैं, हमेशा बच्चे अपने दिमाग में डालते हैं कि 1935 में बना था तो 1935 के अधिनियम के थ्रू बना होगा या एक्ट के थ्रू बना होगा, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बना था तो सर एक्ट था 1934 का, जिससे ये बना, लेकिन जब बन के तैयार हुआ वो तारीख 1 अप्रैल की थी। अगली बात, इसको रिकमेंड करने के लिए कमेटी बनी थी, इसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई बना 1 अप्रैल 1935, आरबीआई किस एक्ट के थ्रू बना, 1934। आरबीआई को रिकमेंड करने वाली कमीशन हिल्टन यंग कमीशन, डन है। अब हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ बर्मा, बर्मा भारत से सेपरेट होती है 1937 में। अधिनियम 1935 का चल रहा है, अधिनियम 1935 का चल रहा है, लेकिन बर्मा जब सेपरेट हुआ था 1937 में हुआ था। इतनी बात हमको समझ में आ गई, आगे आ जाओ। अब एक सेकंड और थोड़ा देखते हैं सर, यहां पर सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट बोला जाता है, और ये भी 1937 में तैयार हुआ। ठीक बात, हम यहां पर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी बन जाता है, ये भी 1935 के एक्ट में बनता है। क्या क्या पढ़ा, फेडरल वर्ड आया, तीन लिस्ट आई, रिजर्व लिस्ट आया, ट्रांसफर लिस्ट आया, फेडरल कोर्ट बना, बर्मा अलग हुआ, आरबीआई बना, प्रोविंशियल इलेक्शन के बारे में बात हो गई, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना, ये सारी बातें मुझे याद रखनी। ठीक बात, मामला क्लियर, आगे आइएगा। अब हम बात करें इलेक्शन क्या हुआ। हमने कहा 37 में इलेक्शन के बारे में बात हुई थी, 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुआ। प्रोविंसेस का मतलब है राज्य, ऐसे प्रांत बना देते हैं ना, प्रांत बना देते हैं, 11 राज्य बने, उनमें से 8 प्रांतों के अंदर, 8 राज्यों के अंदर हमने सरकार बना ली, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। 3 में नहीं बनाई, बंगाल, पंजाब और सिंध, इसमें नहीं बनी। तो ऑब्वियस ही बात है, कांग्रेस जो है एक लीडिंग सरकार बनकर सामने आई, लेकिन मुस्लिम इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो मुस्लिम ने इसको बाइकआउट करने का ऐलान कर लिया कि हम लोग तो नहीं शामिल हो रहे। तो 707 1500 सीटें हमारे पास हैं, और मुस्लिम यहाँ पे फेल हुए। उसने कहा भाई मैं तो नहीं बना रहा। हमने क्या बोला, 37 का इलेक्शन हुआ, 37 के इलेक्शन में 11 प्रोविंसेस थे, 8 में जीत हासिल की, बंगाल, पंजाब, सिंध, इसमें नहीं बना पाए, लेकिन बाकी में बना ली। तो मुझे याद क्या करना है, मुझे याद करना है बंगाल, पंजाब, सिंध, बंगाल, पंजाब और सिंध, इसमें सरकार नहीं बनी है, बाकी को तो भूल जाओ। ठीक है, ऑल मुस्लिम लीग जो है वो ज्यादा परफॉर्म नहीं की, तो उसने कहा चलो भाई रिजाइन कर देते, चलते बनते। आ गया सर, हमने कहा था हरिपुरा और त्रिपुरा सेशन, ये लास्ट क्लास में हमने फिर भी पढ़ लिया था। हरिपुरा सेशन जो है 1938 का सेशन है। सुभाष चंद्र बोस बोले भैया मैं इस सेशन में पार्टिसिपेट करता हूं और लीडर बन जाता हूं, मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूं। तो 1938 फरवरी की बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। 39 के अंदर इधर सुभाष चंद्र बोस, इधर गांधी जी का कैंडिडेट पितार भाई सीतामैया, ये रहा। इन दोनों के बीच में चुनाव, गांधी जी ने कहा यार मैं चाहता हूं मेरा कैंडिडेट बने, सुभाष चंद्र बोले यार मैं ऑलरेडी खड़ा हो चुका हूं इलेक्शन लड़ने के लिए। गांधी कहा कोई बात, मेरा बंदा भी आएगा, क्योंकि मेरे को लोग बहुत जानते हैं, आ जाओ। दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ,
बोस जो है बाय 1580 वोट्स अगेंस्ट 1377 वोट्स जीत गए। गांधी जी, अरे यार हार गया मैं, तो टूट गया मैं तो गांधी जी ने ऐसे जब कहा ना, तो आपस में थोड़ा ना रस्सी से खींच गई। तो सुभाष चंद्र बोस बोले, यार जीत तो मैं गया हूं, लेकिन तुम हो जन नेता, और जन नेता अगर हार जाए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो सुभाष चंद्र बोस, मैं रिजाइन कर देता हूं। और आफ्टर रेजिग्नेशन राजेंद्र प्रसाद ने कहा, भैया मैं सेशन संभाल लेता हूं, अब पितार भाई दोबारा तो नहीं आएंगे। तो राजेंद्र प्रसाद जो है बाकी का बचा हुआ टेन्योर था, इन्होंने संभाला। और इधर से बोस ने बोला, भाई मैं संभालता हूं अपना फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, एज अ न्यू पार्टी विद इन द कांग्रेस। और उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक संभाला, और उसके बाद चले, ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट आएगा। अब देखो, वैसे इनकी कहानी पूरी मैं आगे में डिटेल में बताऊंगा। 1941 के अंदर ये बर्लिन गए, हिटलर से मिले। 1943 के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी बनाई सिंगापुर के अंदर। इन्होंने ही गेम द वार कराया, दिल्ली चलो। जापान और सिंगापुर के सारे लोग इकट्ठा हुए, मैं करता हूं दिल्ली चलो। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का टाइटल दे दिया, स्लोगन दिया जय हिंद। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी है द इंडियन स्ट्रगल, जो मुझे याद रखनी है। और सडनली कहते हैं इनकी डेथ हो गई थी 18 अगस्त 1945। दोबारा सुनते हैं, इधर देखो, यहां तक मुझे समझ में आया। 1937 का इलेक्शन हुआ। अच्छा, ये चीज याद रख लीजिएगा, अभी आएगा। इन्होंने कुल मिला के 28 महीनों की सरकार चलाई थी। 28 महीने के बाद कहा था हम तो चले अपने घर, ठीक है। हमने कहा 37 में इलेक्शन हुआ, 11 प्रोविंसेस में 8 हमने जीत लिए, 3 नहीं जीत पाए, बंगाल, पंजाब, सिंध। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग पहली हार गई, तो कह रहे भैया अपनी ले ले राम राम, तो दूसरे राम राम करके चले गए। 2 सेशन है, 1938 1939। 38 वाला सेशन हरिपुरा का सेशन था, सुभाष चंद्र बोस जीते, आराम से 1 साल एंजॉय किया। 39 त्रिपुरा का सेशन था, सुभाष चंद्र बोस कह रहे भैया मैं फिर से खड़ा होना चाहता हूं, गांधी का मेरा बंदा मेरा बंदा। तो पितार भाई सीता मैया, इधर सुभाष चंद्र बोस, ये हार गए, सुभाष चंद्र बोस जीते। लेकिन गांधी जी का वो उतरा हुआ चेहरा देखकर कह रहे यार मैं नहीं रहना चाहता, और छोड़ के चले गए। राजेंद्र प्रसाद बोले यार मैं लीड कर लेता हूं, बच्चा वो कोई तो हैंडल करेगा ना, मैं संभाल लेता हूं। 1580 वोट बोस के, 1370 वोट पितार भैया के। उसके बाद बोस जब चले गए तो उन्होंने अपने फॉरवर्ड ब्लॉक शुरू किया, और धीरे धीरे फॉरन चले गए वो तो। और यहाँ पर सारा प्रोग्राम जो राजेंद्र प्रसाद जब तक संभाल ही रहे थे। आगे आइएगा। 41 में बोला हिटलर से मिलूंगा। 43 में बोले इंडियन नेशनल आर्मी सिंगापुर में चालू कर रहा हूं। दिल्ली चलो का नारा दिया था। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोल दिया। जय हिंद का नारा दिया। इंडियन स्ट्रगल हमें याद रखना है। और भाई एक मिस्टीरियस डेथ, वो कई लोग कह रहे हैं कि जिंदा थे, सिर्फ छुपने के लिए बनाया गया था, क्योंकि वो नाम बदल बदल के बहुत मिले थे लोगों से। तो यहाँ पर 18 अगस्त 1945 में इनका प्लेन जो है कहते हैं क्रैश हो गया था। अब आते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर। पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो हमने देखा था यार पहली वर्ल्ड वॉर में ना हम लोगों ने तो साथ दिया था, नरम दल वालों ने, गरम दल वालों ने, सबने बोला था यार अंग्रेज हैं तो चलो जैसे भी, लेकिन साथ दे देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के अंदर हम ही साथ नहीं जाएंगे। तो बाद में इन्होंने प्रॉमिस भी तो कर रहे हैं कि छोड़ देंगे। और सीधी सी बात है, अगर कोई आदमी मुसीबत में होगा और मैं उसकी मदद करने जाऊं, तो ऑब्वियस सी बात है, सर गांधी जी बोस के अगेंस्ट क्यों थे? यार गांधी जी चाहते थे मेरा कैंडिडेट अध्यक्ष बने। गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स से तो संन्यास ले चुके हैं, कह रहे भाई मेरा कोई लेना देना है, लेकिन वो चाह रहे कि मेरे बंदे आगे जाएं और मेरी विचारधाराओं पे, मेरे थॉट प्रोसेस पे वो आदमी जो है लीड करे। अब गांधी ने अपना बंदा भेज दिया, उन्होंने सोचे मैं किसी को अगर फॉरवर्ड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है जीत ही जाएगा। लेकिन वो बाई चांस कि सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता लोगों में ज्यादा है, उनके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे हैं, वो जान चुके थे, तो इसलिए वो जीत गए। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर देखो, पर एक चीज बात है, पितार भाई सीता मैया को हमने कहीं जाना नहीं, हमने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस से हारने के बाद पूरी हिस्ट्री उनको याद कर रही है एज अ बंदा जो सुभाष चंद्र बोस से हार गया था। तो ये होता है किसी बड़े आदमी के साथ अगर कोई फाइट भी हो रही है, तो आदमी का नाम बन गया कि यार उसके थ्रू ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये वाली बात है। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, सितंबर 1 1939 की बात है। अब इस वॉर के अंदर जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, सेकंड वर्ल्ड वॉर की होगी शुरुआत। अब ब्रिटेन जो है अगेंस्ट जर्मनी हो गया, ब्रिटेन कहता भाई जर्मनी के अगेंस्ट। अब ब्रिटेन ना यहाँ पे बहुत ज्यादा मार खा रहा था, धे मुक्के धेला। तो ब्रिटेन वालों ने बोला कि इंडियन से पूछा नहीं, और इंडियन जितने सैनिक होगा तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़ना है, मारना है, और हमारी तरफ से तुम्हें लड़ाई में हिस्सा लेना है, हमसे पूछा तक नहीं, ठीक है, विदाउट कंसल्टिंग इंडियन ओपिनियन, हमसे भाई बिना पूछे तो बाप का नौकर समझा है। तो वैसा वाला सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब जैसे ही पहली वर्ल्ड वॉर में तो हम धक्का खा ही चुके थे, पहली वर्ल्ड वॉर में हमने खूब मदद की इनकी, हमारे सारे लोग, हमारे सारे नेता सब इनके साथ थे। इन्होंने दिया क्या? दिया कुछ नहीं, खून ही चूस रहे हमारे आगे भी आगे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब एंड हुई थी, इनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था, तो इस बार हमने कहते नहीं हम नहीं साथ है। तो इन्होंने बिना पूछे हमारे सैनिकों को कहा तुम लड़ाई में तैयार चलने को, चलो चलो चलो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स जो है एंटायरली नेगेटिव आया। नेगेटिव मतलब हम तुम्हारे साथ नहीं है। फिर लिंथिंगो उस वक्त का वॉइसरॉय स्टेटमेंट जारी करता है अक्टूबर 17 1939 में। ये बोलता है कि मुस्लिम लीग वालों को प्रिंस को अगेंस्ट द कांग्रेस, कह रहा भैया ऐसा करते हैं। लिंथिंगो ने एक छोटा सा कहीं लूप होल ढूंढा, मुस्लिम बोला इधर आना, क्या तुम्हारी बात नहीं मान रही था, तुम तो कह रहे तुम्हारी सीटें आएंगी, तुम तो कह रहे तुम्हें ऐसा ऐसा राजगद्दी मिलेगी, कुछ नहीं मिला। कह रहा यार नहीं है कुछ, तो इधर प्रिंस इधर, तुम तो कहते तुम्हारी हुकूमत चलेगी, तुम्हारी भी चल रही, कह रहा नहीं सर। तुम मुस्लिम लीग और प्रिंस को अगेंस्ट कर रहे थे कांग्रेस के, कौन? ये अंग्रेज लिंथिंगो, ठीक है। अब कांग्रेस ने देखा कि भैया ये तो गड़बड़ सी हो रही है, तो कांग्रेस ने 23 अक्टूबर 1939 को एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग की, और लिंथिंगो की सारी बातें सामने रखी, और एक डिसीजन जारी कर दिया कि हम या हमारे लोग ना पार्टिसिपेट करेंगे, और इस सरकार को हम लात मारते हैं, चल भाग यहां से। तो यहां से कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया पूरे प्रोविंसेस से। तो यहां पे 28 महीने की सरकार चली। बात समझ में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, ब्रिटेन तैयार हो गया जर्मनी पे अटैक करने के लिए, कह रहे इंडियन दोस्तों आओ, तुमसे पूछेंगे भी नहीं, लेकिन तुम्हें आग में झोंक देंगे, आ जाओ। तब
पहली बार जो एक बार लात खाया था, दूसरी बार तो लात नहीं खाएगा। तो इंडियन से बोला भाई देख, हमसे बिना पूछे हमारे आदमी को भेजो, तेरी हिम्मत क्या, हम तेरे को विरोध करते हैं। इसने मुस्लिम लीग और प्रिंस को ऐसे बोला, सुनो तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उनको थोड़ा लपेटे में ले लिया, लेकिन कांग्रेस ने इधर से रिजाइन कर दिया, भाई हम चले रिजाइन करके 28 महीने की टोटल सरकार हमारी रहेगी। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आता है रामगढ़ का सेशन, मार्च 1940 की बात है। हमने कहा रामगढ़ शोले, तो रामगढ़ में 1940 में बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये वाला, ठीक है। श्री इलेक्शन कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था? ये 1935 का एक्ट था, ठीक है। तो रामगढ़ सेशन मार्च 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन था? सबसे यंग आदमी अध्यक्ष बना था 23 के सेशन में, दिल्ली में हुआ था। और 40 से लेकर 45 तक कोई सेशन नहीं होगा तो यही आदमी कंटिन्यू अध्यक्ष रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उससे 35 साल का कावला लोंडा नहीं था ये, 35 साल का वैसे उम्र हो जाती है, लेकिन ठीक है, यंग सबसे यही रहा है। तो मार्च 40 से लेकर 45 तक यही बंदा अध्यक्ष रहा है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। यहां पर ये बात एकदम क्लियर है कि इस सेशन के बाद कोई सेशन नहीं हो रहा है और एकदम कांग्रेस जो है खिलाफ हो गई। यहाँ पे डिसाइड किया गया टू लीव द फॉर्म एंड टाइमिंग टू गांधी जी। ये कह रहे कि अब हम सब कुछ बंद करते हैं, गांधी सलाह ले लेते हैं, भैया क्या कहना चाहते हो। तो कांग्रेस ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि भारत के लोग तुमसे कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कंप्लीट आजादी। तुम जाओ मरो, अपना सर कटवाओ, हमें क्या, हमें आजादी से मतलब है। ये बात आ गई सामने। फॉर्म से क्या मतलब है? फॉर्म से मतलब सलाह लेने का मतलब है कि हम लोग गांधी जी से सलाह लेंगे, हम वो कांग्रेस बनाने का फॉर्म छोड़ रहे हैं, हम उनका साथ देने का तरीका छोड़ रहे हैं, वो ये वाली बात है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जनरली अंग्रेजों से ना वो सहमति के लिए फॉर्म भरवाया गया था कि हम साथ देंगे, तो उसका हम ये फॉर्म नहीं भरेंगे, वैसा वाला था, ठीक है। अब पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर, मार्च 1940, मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन बुलाया जहां पे इन्होंने, अब देखो तुम एक चीज मुझे बात बड़ी गड़बड़ लगती है, आदमी जब मुसीबत में हो, जैसे मान लो किसी पे कोई संकट आया, तभी उसके लोग आने लगते हैं, भाई अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा। किसी आदमी के घर कोई कलेश हो, कोई बिजनेस में लॉस हो जाए, तभी 4 आदमी निकल के आएंगे, भाई प्रॉपर्टी बेच रहा है क्या, सस्ते में मिल जाएगी। ऐसा दिमाग में पहले सेट करके आते हैं। अब हम पहली दुविधाओं में चल रहे हैं। मुस्लिम लीग आई, मुस्लिम लीग कहती है कि ज्योग्राफिकल हम लोगों को हमारा एरिया दे दो, वो नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट वाला एरिया हमको दे दो, हम अलग रहना चाहते हैं। भाई पहले ही हम क्लेश में चल रहे हैं, तुम और बीच में आगे अंडा कर रहे हो। तो इनसे कभी ऐसे नहीं है। इसलिए भी बोलते हैं कि हम लोग सोवरेन रहना चाहते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम माइनॉरिटी में, हमको अलग जाने दो। अच्छा ठीक है। इधर से आता है मोहम्मद इकबाल, जो यहां पर सेपरेट होमलैंड की बात करता है, यानी ये पाकिस्तान को अलग करें। वैसे पाकिस्तान टर्म जो है वो रहमत अली का नाम है, ये एक व्यक्ति है चौधरी रहमत अली, ये पाकिस्तान टर्म कॉइन करता है और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती तब की बात है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, रहमत अली एक यूनिवर्सिटी में बैठा, अरे ये अलग कर देता हूं इंडिया पाकिस्तान, भैया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान टर्म कॉइन कर दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा रिव्यू देखा था, गलियों में धक्के खा रहा था ये आदमी, गलियों में धक्के खा रहा था, ऐसा ग्रेजुएट बना था। उसके बाद मोहम्मद इकबाल जो है इसने फिर बोल दिया पाकिस्तान जो बना है इसको सेपरेट नेशन कर दो, ये मोहम्मद इकबाल का हो गया। और उसके बाद तुम जिना को जानते ही हो, गलती से कोई कह दे अलग, हाँ अलग अलग करो, तो ये वाला। उसके बाद इन्होंने एक पैम्फलेट पब्लिश किया, नाउ और नेवर, जिसको पाकिस्तान डेक्लेरेशन बोला जाता है। तो पाकिस्तान डेक्लेरेशन मार्च 1940, अभी और कभी नहीं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला रहमत भैया बोला पाकिस्तान टर्म दूंगा, इकबाल बोला अलग बना दूंगा, और जिना बना उनका सपोर्टर, ठीक है। तो ये वही वाली बात है, ये वही वाली बात है। आगे चलते हैं। अब लिंथिंगो ने, तुम्हें याद है लिंथिंगो ने पहले ही मुसलमान भाइयों को और प्रिंसेस को एक अलग सा टॉफी देने की कोशिश की थी। मुस्लिम को कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, प्रिंस को कहा था मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम कांग्रेस के अगेंस्ट हो जाओ। ये बात लिंथिंगो ने बोली थी ना, और हमें याद है, हम भूले नहीं। अब लिंथिंगो ने क्या किया, कह रहे सारे प्रपंच कर लिए लेकिन कोई सोल्यूशन तो निकल के नहीं आया। तो लिंथिंगो ने क्या किया, एक अगस्त ऑफर क्रिएट किया। अगस्त ऑफर क्वेश्चन कैसे आएगा, अगस्त ऑफर कब आया था, हमने कहा 1940 में आया था। अब इसने क्या बोला, देखो अब आइटम देखो इसके, ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारा डोमिनियन स्टेटस के ऊपर सोच रहे हैं कि कुछ करें। एक पॉइंट, हम वॉइसराय की जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भारतीयों को शामिल करेंगे। तुम्हें याद है हमारा सत्तू पहला दोस्त वॉइसराय काउंसिल में 1909 में शामिल हुआ था। वॉइसराय काउंसिल में, वॉइसराय का मतलब क्या, ये मैं वॉइसराय हूं, मेरे सामने जो लोग हैं उसमें भारत कितने होंगे, अंग्रेज कितने होंगे सलाह देने के लिए। तो यहां पर डोमिनियन स्टेटस आया। और दूसरा इन्होंने क्या बोला कि जो भी वायसराय की सलाहकार कमेटी बनेगी उसमें ज्यादातर लोग इंडियन होंगे। ये हमने बात सोच ली। हम तुम्हारी संवैधानिक सभा के बारे में बात करेंगे। यार संवैधानिक सभा के बारे में सबसे पहले बात 1934 में एम एन रॉय ने की थी, ये हमने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है। उसके बाद आ जाओ, इन्होंने कहा हम तुम्हारी संवैधानिक सभा, लड़ाई के बाद डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, मतलब जो भी तुम कानून बनाओगे उसमें तुम्हारा ना एक पूरी सहमति ली जाएगी। तुम्हें मतलब एक तो होता है आजाद, मतलब मैं हूं आजाद, नहीं डोमिनियन मतलब तुम्हारा राज वहां पे मान रहे हैं हम लोग कि हम सब मिलजुल के काम करेंगे, लेकिन तुम्हारी बात को महत्व दिया जाएगा, वैसा वाली बात। तो इन्होंने बोला कि हम संवैधानिक सभा बनाने जा रहे हैं, लड़ाई के बाद इंडियंस को डिसाइड करने की आजादी होगी, तुम अपना संविधान कैसे चाहते हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो तुम्हारा मन वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जहां पे माइनॉरिटी सलाह नहीं ली जाएगी, ये भी देखा जाएगा। सर 35 में इंटरनेशनल कांग्रेस ने, 38 में नेहरू, बिल्कुल सही जी।
ठीक है, कांग्रेस रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर। दोबारा सुनो, मैं लिंथिंगो के रूप में तुमसे बात कह रहा हूं। लिंथिंगो क्या बोला? लिंथिंगो ये बोला कि देखो दोस्तों, तुमने 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग की, वो तो मैं नहीं मान रहा, मैं तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे दूंगा जहां पे तुम्हारी बात की वैल्यू होगी। दूसरी बात, वॉयसरॉय अपनी एग्जीक्यूटिव बढ़ा लेगा जिसमें भारतीयों को शामिल करेंगे तो मजा आ जाएगा। उसने कहा ठीक। तीसरा, तुम्हारे लिए एक संवैधानिक सभा बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, जिसमें तुम लोग डिसाइड कर लेना तुम्हें क्या करना है। कह रहे अच्छा, कह रहा और कह रहे जितने भी तुम्हारे अल्पसंख्यक के लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको उनको हम अगर संविधान बना रहे हैं उनको दूर नहीं करेंगे, हमारे दिल के पास रहेंगे। ये बोला। ये पूरा प्रोसेस क्या है? अगस्त ऑफर। इनके बदले में करोगे क्या? इनके बदले में मालिक अपने लोगों को हमारे साथ लड़ाई में भेज दो। ये ऑफर था अगस्त ऑफर। ये लिंथिंगो ने दिया था। आज के बाद अगस्त ऑफर क्लियर एकदम। देखो आज तक तुमने सिर्फ इतना पढ़ा, अगस्त ऑफर लिंथिंगो ने दिया था, लेकिन ऑफर में क्या दिया था आज तुम वो ऑफरिंग भी जानते हो। ये आ गया अगस्त ऑफर, ये कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस कह रही बुड़बक समझे हो क्या? रिजेक्ट। अपने को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अपने को चाहिए पूरी आजादी। और दूसरी बात, ये जो तुम गाना बजाए ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, दोगे कब? इतने चालाक थे गोरे, ये नहीं बोले कि इस साल देंगे, अब देंगे, तब देंगे, दे देंगे बस। अरे दोगे कब? ये क्लियर नहीं था। तो कांग्रेस ने बोला भाई देख अपना काम कर, तू अपने बच्चों को खिला, चल निकल यहां से। तो ये मना कर दिया। ठीक बात, आगे आ जाओ। अब जुलाई 1941 की बात, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ा दिया गया। यहां पर 8 इंडियन की मेजोरिटी 12 लोगों में कर दी गई। ये पहली बार ऐसा हुआ। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि तुम्हारी बात की वैल्यू है, तुम कुछ चीज लाना चाहते हो तो आपस में वोट कर करके ले आओ। पूरी आजादी तो नहीं है, रहोगे तुम वायसरॉय के अंडर में, लेकिन तुम्हें अपने कानून बनाने की आजादी दे देंगे हम लोग, ऐसा वाला। ठीक है। 1934 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पहली बार बढ़ाया गया, 8 लोगों से 12 लोग कर दिए गए। अब तुम देख रहे हो सर, हमें कैसे एकदम सर पे हाथ फेर कैसे बोला जा रहा है कि तुम अब कुछ बढ़िया कर रहे हो। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश जो है डिफेंस, फाइनेंस और होम कार्य और बाकी जितने लोग हैं वो दे दी गई। बाकी लोग मतलब इंडियंस को देखो, तुम संभालो। और नेशनल डिफेंस काउंसिल को सेटअप कर दिया गया एडवाइजरी फंक्शन के लिए। अब कुछ इंडियन को ना बहलाने का तरीका है ये। देव्यांश, शुभम, या थोड़े लेट हो गए तुम लोग? 41 वाला मामला समझ में आया? भाई मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूं, कोई भी एक बार थम्स अप करके बताना यहां तक सब बच्चों क्लियर है, क्योंकि आजादी आज हम पाके रहेंगे। ठीक है, तो अब हमको समझ में आ गया। अब हम आगे चले। 40 की बात है, इंडिविजुअल सत्याग्रह एक मूवमेंट आया। ध्यान से सुनना। गांधी जी कह रहे कि मैं आज मॉडर्न खत्म हो जाएगी भैया। देखो खत्म करना बड़ी बात नहीं, खत्म तो मैं ऐसे कर दूं, इंडिविजुअल और फिर उसका खत्म। कोशिश करूंगा आज खत्म करने की। 41 रिपीट करो, 41 में आओ जरा, मैं ऐसा हमेशा बात करो। मैंने कहा यार 41 में मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी जो वायसरॉय काउंसिल थी ना, उसमें 12 लोग टोटल थे, 8 इंडियन आ गए। और अंग्रेज बोले कि डिफेंस, फाइनेंस वाला और होम मिनिस्ट्री वाला मैं रखूंगा, बाकी डिपार्टमेंट तुम लोग अपना कुछ भी कर लो, मिलजुल के कर लो। एग्जीक्यूटिव में बढ़ाते हैं, बढ़ाते, ये वाला चीज है। ठीक है, अब आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या कह रहा है? गांधी जी ने एक बात बोली कि तो यार मैं तो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हूं, लेकिन लोगों को प्रेरणा मैं दूंगा। ठीक है, प्रेरणा, ठीक है, मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा कैसे? इन्होंने कहा गांधी जी ने एक इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रोग्राम। इन्होंने कहा इस इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब यही है कि लड़ना तो नहीं है, लड़ना तो नहीं है। ठीक है, तो हाँ, उन्होंने कहा लड़ेंगे नहीं, पहली बात। और यहां पर गांधी जी ने इस सत्याग्रह को कहा कि महात्मा गांधी खुद नहीं आ रहे, वो अपने सत्याग्रह को चुन रहे हैं कि आओ तुम करो। तो इसमें पहला नाम आपको याद रखना है, आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने जिन्होंने कहा ये सत्याग्रह अपनाता और मैं चलूंगा। और दूसरे सत्याग्रही का नाम है नेहरू। बस ये दो याद रखना। यहाँ पर 1941 के अंदर 25,000 लोगों को जोड़ा गया ताकि हम इंडिविजुअल सत्याग्रह को चालू कर सकें। वैसे अगर आपसे पूछा जाए इंडिविजुअल सत्याग्रह कब चला था, तो चला था 1940 में। पहले सत्याग्रह विनोबा भावे हैं, दूसरे सत्याग्रह नेहरू हैं। बस इतना याद कर लो। इस सत्याग्रह का मतलब क्या था? देखो तुम गांधी जी का ना माइंड देखो। इन्होंने कहा कि हमने 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था और उसको चलाए भी काफी टाइम हो गया यार। तो पहली बात तो ये कि जितने लोग टूट गए हैं उनको जोड़ने का समय आ गया। यहां पर करना है नेशनलिस्ट पेशेंस को शो करना है कि हम लोग कमजोर नहीं, यानी लोगों को इकट्ठा करो। दूसरी बात, और लोगों के मन में यह बात जोड़ दो कि हमें लड़ना नहीं है, लेकिन आजादी हमें लेकर रहनी है। ठीक। तीसरी बात, इन्होंने जब लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा तो सरकार पे बना रहे हैं दबाव कि शांति से मान जाओ वरना तरीके और भी हैं। ये वाला मामला है। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट से लाने से पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह प्रमोट कर दिया। लोग एक्टिव हो गए, जुड़ने को तैयार हैं, ताकि कल को कोई बिगर मूवमेंट शुरू हो तो वो जो लोग बिखरे हुए ना उनको जोड़ दिया जाए। इतना समझ में आया? इंडिविजुअल सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे और नेहरू 2 लोग शामिल हैं। 1940 की बात है, 25,000 से ज्यादा लोगों को शामिल कर लिया। ठीक बात, आगे आ जाओ। अब आता है क्रिप्स मिशन। अंग्रेजों ने पहला भेजा अगस्त ऑफर, दूसरा भेज रहे हैं क्रिप्स मिशन। अभी क्रिप्स मिशन है क्या? देखो 1942 की बात है, स्टैफर्ड क्रिप्स के अंडर में एक मिशन भेजा गया। सेम वही तरीका कि दोस्तों हमें ना रोज मार पड़ रही है, हमारे पास लोगों की कमी पड़ रही है, प्लीज 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 हमें अपने लोग भेज दो।
ये क्रिप्स मिशन में था। जैसे ही क्रिप्स मिशन की बात आई तो गांधी जी ने बोला यार ये पहले नहीं बोलना था, इतना हाथ जोड़ के तुम आज कर रहे हो, तो इसको बोल दिया पोस्ट डेटेड चेक। किसने बोला? गांधी जी ने। गांधी बोले जितना हाथ आज जोड़ रहे थे अगर पहले जोड़ते तो शायद मैं कुछ समझ लेता, तुमने चेक तो दे दिया लेकिन वो पहले देना था तो खत्म, उसकी वैलिडिटी खत्म। तो क्रिप्स मिशन आया, उनकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रिप्स मिशन जो है फेल हो गया, ये डेडलॉक को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हम लोग करें क्या। ठीक है, अभी चल रहा है, खत्म करें खत्म। ठीक है यार, वो अगर तुम ऐसे याद ना आए ना, तुम ऐसे बम गिरा दो, हिरोशिमा नागासाकी बम गिरा दो, वर्ल्ड वॉर का सेकंड खत्म। अगर वैसे याद ना है, 6 अगस्त 9 अगस्त वाली तारीख 1945 की, है ना। अभी राजा सर क्रिप्स मिशन जो है भेजा उन्होंने, और अल्टीमेटली तुम एक चीज समझ चुके हो कि उन्होंने हमसे सपोर्ट के लिए मांग की है, प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज हमारी मदद करो, नहीं करे। उसके बाद जुलाई 1942 की बात है, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा में मिली और इन्होंने गांधी जी को बोला कि आप ना मास मूवमेंट का इंचार्ज बन जाओ। गांधी जब तक तुम देख रहे थे इंडिविजुअल सत्याग्रह को बैकएंड में सपोर्ट कर रहे थे, अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी इकट्ठा हुई और गांधी जी भाई, सर आपको याद है आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, कितने लोग इकट्ठे, बच्चे बच्चा आपको जानता था कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक। फिर इन्होंने वर्धा में जब गांधी जी को बोला तो गांधी जी बोले बात तो तुम ठीक कह रहे हो, अब लोग भी एक्टिव हैं और मैं भी वापस से, मैंने बादाम बादाम कहा, ताकत आ गई अंदर, तो मैं भी लड़ने को तैयार हूं। तो यहां पर गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया 8 अगस्त 1942 के अंदर, इसी को बोलते हैं क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। एक सवाल पूछता हूं, पता कैसे आया था पेपर में? गांधी जी को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन से पहले एक मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग कहां पे हुई थी? मीटिंग हुई थी वर्धा में, ये 1942 जुलाई की बात है। क्वेश्चन ऐसे निकल के आया था। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है, क्विट इंडिया, दिव्यांश क्या कह रहे हैं मेरे भाई? अच्छा ठीक है भाई, सलोनी ठीक है। अर्जुन बैच जो चल रहा है उसका वीकली मॉक टेस्ट का कुछ पता नहीं चल रहा। अर्जुन बैच जो चल रहा है उसका वीकली नहीं होता, नॉर्मल मॉक टेस्ट होता है। सर मेरे एक सजेशन है इस बैच के लिए, सर लास्ट फुल क्लास का समरी कर दीजिए, जो जो पढ़ा है आंखों के सामने से एक बार निकल जाएगा। तुम्हारी आंखें लेट खुली ना, इसलिए लेट आए तुम, आंखें अगर जल्दी है तो मजा रहता। ठीक है, कोई बात। लास्ट में देखो यार, मैं ना हर टॉपिक के बाद रिपीट करूंगा, पूरा शुरू से लेकर एंड तक रिपीट करना थोड़ा लंबा हो जाता है ना, तो मैं कोशिश करूँ कि हर एक के बाद रिपीट करूँ, फिर मैं कोशिश करूँ लास्ट 3-4 टॉपिक एक साथ रिपीट करूँ। तुम परेशान मत हुआ करो, तुम्हारे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन हो, तुम ऐसे दुखी मत हुआ करो, तुम बोल दिया करो बस। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के बारे में बात करें, आज मैं आजाद दिला के रहूंगा, चाहे अपने को 2 घंटे क्लास करनी पड़े, वैसे तो होगी नहीं मुझे पता है। ठीक है, तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन समझते हैं। 1942 कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा में बोली और बैठी, उन्होंने कहा गांधी जी आओ आप आगे और शुरू करो। तो हमने कहा 8 अगस्त 1942 कांग्रेस की मीटिंग हुई गवालिया टैंक रोड पर बॉम्बे के अंदर, और गांधी जी ने ऐलान कर दिया करो या मरो। अच्छा, नाउ और नेवर किसने दिया था? ये भी तो किसी ने स्लोगन था ना, किसके टाइम पे दिया गया? नाउ और नेवर, अभी और कभी नहीं, ऐसा कुछ दिया था क्या? पाकिस्तान रेजोल्यूशन याद करो, पाकिस्तान अभी डिक्लेयर करके हटा था, वही वाली बात। तो अब देखो यहां पर गांधी जी से सीधा बोला क्विट इंडिया मूवमेंट। अरे यहाँ पे मीटिंग हुई थी वर्धा में, क्या मीटिंग हुई थी, बस एक सारे लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोग आए, यहाँ बैठे, चल 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 चाय और हुक्का बार 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 हुक्का, तो हुक्का बार चाय जला के बैठे सब लोग बात, क्या कहते हो गांधी जी को बोल दे एक बार, हाँ क्या कहते हो, सबने कहा हाँ गांधी जी बात कर लेते हैं, वो वाला था। तो 8 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक रोड मुंबई के गांधी जी ने बोला कि अब हम चाहते हैं पूर्ण आजादी। तो यहाँ पे क्या आ गया? डिमांड आ गई ऑफ फ्री इंडिया। चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब गांधी जी ने बोला कि हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश यहां से अपना बोरिया डाले, अपना सारा सामान और बोरी पैक निकले यहां से। ठीक है, और यहीं पर उन्होंने बोल दिया कि मैं सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट को दोबारा से हवा देना चाहता हूं, मैं इसको चलाना चाहता हूं। उसने कहा वेरी गुड यार, मूवमेंट वापस से क्रिएट हो रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी ने स्लोगन दिया डू और डाई, करो या मरो, अब घबराना नहीं है, अब जान लगा देनी है। लेकिन 8 अगस्त को तुम्हें अच्छे से याद है गांधी जी ने आंदोलन, ये भारत माता की जय, भारत 9 तारीख, अरे किसने हाथ पकड़ लिया? अरे अंग्रेज। तो 9 अगस्त 1942 में एक सिंगल स्वैप के अंदर जितने भी टॉप लीडर थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। ये हो गया ड्रामा अलग यार, एक दिन तो हुआ था आंदोलन शुरू हुए, ले गए। 8 अगस्त को प्रोग्राम चालू हुआ, 9 अगस्त को जितने भी बड़े नेता थे या तो वो नजरबंद कर दिए गए हैं या जेलों में बंद कर दिए गए हैं। ये तो मामला गड़बड़ हो गया, लेकिन लहर तो उठ चुकी थी। ठीक है, लेकिन लहर तो उठ चुकी थी। तो लहर उठती थी तो एक महिला का नाम आता है अरुणा आसफ अली, इन्होंने झंडा लिया और ग्वालियर टैंक रोड पर फैला दिया। तो ये क्या हुआ, 9 अगस्त को गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद ग्वालियर टैंक रोड पर अरुणा आसफ अली ने झंडा लहराया, और इसी को बोलते हैं क्रांति मैदान। क्या बोलते हैं? क्रांति मैदान। ठीक है, हो गया। आगे ऐसे ही एक नाम याद करना है, उषा मेहता, कहीं नजर आ रहा है? ये देखो हमने क्या बोला, द मेन पर्सनैलिटी टेकिंग राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटा भाई पुन्नक, अच्युत, ये इतना सुचिता कृपलानी। बस ये उषा मेहता से मुझे क्या मतलब है, अंडरग्राउंड रेडियो, लोगों में बात फैलानी है।
अंडरग्राउंड रेडियो लोगों में बात फैलानी है, ये फैला। उषा मेहता स्टार्ट अंडरग्राउंड रेडियो इन बॉम्बे, ये क्वेश्चन एग्जाम में है। अरुणाचल अली, उषा मेहता और गांधी जी। अब गांधी जी तो जेल में है, कोई ना कोई तो काम करेगा आगे। अब गांधी जी जेल में बंद है, ये क्वेश्चन पूछा गया तुम्हारा एसएससी के एक पेपर में, और 99 पॉइंट जैसे डिटोल सबको मार देता है ना, सब बच्चों को मार दिया, गिनती के थोड़े बहुत बच्चे जवाब दे पाए। एक प्रोग्राम चालू हुआ जिसका नाम है पैरेलल गवर्नमेंट। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि हम लोग पैरेलल में लड़ने को तैयार हैं। इस पैरेलल गवर्नमेंट को बहुत जगह पे प्लेस किया गया, जैसे बलिया, बलिया में अंडर चीटू पांडे, एक याद करना, यहां प्रोग्राम चालू किया गया एक। दूसरा, तमलुक जैत्य सरकार, यहाँ पे साइक्लोन रिलीफ वर्क है, इन्होंने स्कूल वगैरह में सप्लाई करना शुरू कर दिया, अमीरों को पेल दिया, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेंगे एक। सतारा के अंदर पड़ती सरकार है, बहुत सारे लीडर के अंदर शुरू किया गया। मतलब मेन जो क्वेश्चन आता है वो बलिया वाला आता है, ये हद से ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पहले सरकार अपनी एक सरकार चलाएंगे, देख लेंगे सबको। अब मिलिट्री जो है बहुत सारी जगह पर चुपके चुपके, पुलिस, सीक्रेट सर्विस, ये एकदम सुप्रीम तरीके से आ रही है। गांव में तगड़े तगड़े फाइन लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे गांव जो है एकदम यूं समझ लो कि उनके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, वो वाला सिचुएशन आ गई। हम ये देख रहे क्विट इंडिया मूवमेंट चली, हमें लगा था इस बार कुछ मामला बनेगा, एकदम लहर दौड़ी, 8 को लहर दौड़ी, 9 को लहर को पकड़ लिया, अरे भैया लहर चलने तो देते, तो लहर पकड़ लिया। लेकिन उसके बावजूद भी मूवमेंट काफी चला, पर वो रिदम नहीं पकड़ पाया। पैरेलल गवर्नमेंट कई जगह पर चली, जैसे बलिया एग्जाम्पल लिया, लेकिन यहां पर भी अंग्रेजों ने चुपके से कहीं मिलिट्री, कहीं पुलिस, कहीं सीक्रेट सर्विस, इन्होंने धीरे धीरे कब्जा कर लिया, रेंट ज्यादा कर लिया, टैक्स पेल देंगे, बस मतलब बुरी हालत। गांधी जी का पुराना तरीका, गांधी जी का पुराना तरीका, लुट जाएंगे लुट जाएंगे मर जाएंगे कैसे, बिना खाए। तो गांधी जी ने फरवरी 1943 में फिर से कहा अपन चले संन्यास, बिना खाए पिए। तो इन्होंने एक फास्ट जारी कर दिया। किस लिए जारी किया? क्योंकि पब्लिक बड़ी हताश थी, सारा पैसा ले गए, रोज लाठियां बरस रही, क्या करें। तो सारे लोग एक्टिव हो गए, अरे अरे गांधी जी ने कहा है कि वो भूखे रहेंगे और हमारे लिए रहेंगे, लोग एक्टिव। गांधी का भूखे रहेंगे, चलो भाई घर में चाउमीन बना, नहीं नहीं वैसा नहीं था, उन्होंने कहा कि ये भूखे तो हम लड़ने को तैयार रहेंगे। उसके बाद एंटी ब्रिटिश फीलिंग नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी फिर बढ़ गई है, गवर्नमेंट कितनी हार्ड हो जाए हम और खतरनाक हो जाएंगे। इसी के बीच मजा कौन ले गया? 23 मार्च 1943 पाकिस्तान ने अपना डे सेलिब्रेट कर दिया, चलो भाई अपना डे सेलिब्रेट हो। इन्होंने बीच में अपनी रोटी सेकी, पाकिस्तान डिक्लेरेशन में देख रहे 40 की बात है, पाकिस्तान डे 23 मार्च को बना रहे हैं लोग, तुम देख रहे हो। सब गड़बड़ में ये लोग मजा ले रहे हैं, कोई बात नहीं। अब राजगोपालाचारी, इसको बोलते हैं सीआर फॉर्मूला। अब गांधी जी का वो मूवमेंट तो धीरे धीरे डाउनफॉल पे चला गया, क्योंकि इतनी देर तक बिना लीडर के मास मूव नहीं कर पाता। मतलब वो ये हो गया, हजारों लोग हैं, किधर जाए नहीं समझ, गली मुड़ जाओ, अगली गली मुड़ जाओ। तो जब तक कोई लीडर रहेगा नहीं तो चलेगा कैसे? तो लीडर होना जरूरी है, ठीक है। जैसे हम लोग कहें हम तैयारी कर रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, किसकी यूपीएससी, किसकी पीसीएस, किसकी तैयारी एसएससी, कोई एमपीएससी कर रहा हूं भाई, तो दिशाहीन हो गए ना। किसकी तैयारी करें? आरओ का फॉर्म निकला, मम्मी कुछ मत कहते ना, समीक्षा अधिकारी से बात कर रही हो तुम, ठीक, इधर यूपीएससी फॉर्म, पापा एसडीएम से बात कर रहे हो, एसडीएम, तो मतलब वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो हम लोग हमेशा एक दिशा में चलनी चाहिए कि अपन लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो फिलहाल इसी की करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब ऐसे फॉर्म निकलते हैं ना तो मन से भटक जाता है, अरे छोड़ना एसएससी में तो यार कट ऑफ 150 आरओ लगते हैं, बढ़िया लखनऊ में रहेंगे। फिर दोस्त आपस में बात भी ऐसे करते हैं, लखनऊ में रहेंगे, लखनऊ के पास ही मेरा गांव भी पड़ता है, किराए का मकान लेने की जरूरत नहीं, जो पैसा बचेगा होम वाला वो भी एडजस्ट करके, और यहाँ पे एक मॉल भी अच्छा है, शाम में मॉल में घूमने भी बढ़िया, फैमिली है, अच्छा सही है, लखनऊ बढ़िया जगह है। तो लोग ऐसे बात करने लगते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा, ठीक है, कि फॉर्म निकलती, अच्छा इसकी पोस्टिंग लखनऊ, ठीक ठीक ही पड़ता है घर से ना, 50 किलोमीटर दूर को जाने, सैटरडे संडे में घर आ जाएगा, ऐसे बात करना चालू कर देते हैं, रिजल्ट से पहले फॉर्म भरते हैं जब, ठीक है। चलो, अब राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मुला जारी किया जिसको सीआर फॉर्मुला बोलते हैं, 1944। जनरली हमसे ये पूछा था कि सीआर फॉर्मुला आया कब था, 1944 में आया था। अब मेन पॉइंट इन्होंने क्या दिए? सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम लीग है उनको बोला कि तुम लोग ना हमारे साथ जुड़ जाओ और मिलजुल के काम करेंगे। एक सेकंड, पिछली बार बंद ना हो जाए। सीआर दास से बोला, सीआर दास का सी राजगोपालाचारी से बोला 1944 में कि पहली बात तो मुस्लिम लीग वाले ना तुम हमारा साथ दो, आफ्टर द जो वॉर एंड हो जाएगी जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनको हम लोग इनका एरिया भी दे देंगे, और पब्लिसाइड का मतलब क्या, लोगों से सलाह लेंगे कि क्या करना चाहते हैं, तो उसके बाद हम लोग ऐसा कर लेंगे। मतलब सिर्फ तुम्हारे कहने पे नहीं होगा, हम लोग चाहते हैं कि तुम हमारा साथ दो पहला, और जितना भी तुम एरिया मांग रहे हो ना हम तुम्हें एरिया दे देंगे, लेकिन लोगों से सलाह लेके होगा कि लोग क्या चाहते हैं, ऐसा नहीं होगी तुम्हारी मर्जी चलेगी, लोगों से सलाह लेके कर लेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा हम तुम्हारी बात को भी एक्सेप्ट करेंगे, पार्टीशन वार्टीशन करवा लेंगे, लेकिन मिलजुल के काम करेंगे, ठीक बात। इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें तभी काम होगी जब इंग्लैंड पूरी ट्रांसफर हम लोगों को वापस कर देगा। उसने कहा ठीक। हिंदू लीडर है वी आर सौराकर, इन्होंने सीआर प्लान को मना कर दिया, और जिना जो है कांग्रेस को टू नेशन थ्योरी मनाना चाहता था। सवाल क्या निकला?
CR फॉर्मूला को रिजेक्ट करने वाला कौन सा हिंदू लीडर बना? रिजेक्ट करने वाला, मना करने वाला VR सावरकर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जिन्ना ने भी ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ये चाहता था टू नेशन थ्योरी, जो कि हम लोग नहीं चाहते थे। हम लोगों ने बोला था कि तुम ना हमारी बात मान लो, उसके बाद लोगों से सलाह करते हैं, फिर जैसा बनेगा ना आगे कर लेंगे, लेकिन ये सारी कंडीशन वैलिड तब होगी जब इंग्लैंड हमें पावर दे देगा सारी। तो CR फॉर्मूला 1944 में वो फेल हो गया क्योंकि लोग ही नहीं माने। आगे आइएगा। नेक्स्ट आता है देसाई लियाकत पैक्ट। अब इधर है बुल्ला भाई देसाई 1 और दूसरा कौन है, लियाकत अली 2। अब इन दोनों ने मिलजुल के बात की। ये है कांग्रेस पार्टी का लीडर और ये है मुस्लिम लीग का डिप्टी लीडर। इन्होंने आपस में मीटिंग की, शाम को बैठे, अरे दोस्त क्या कहते हो, क्या किया जाए? कह रहे हम लोग दोनों मिलके आप अपनी सरकारों को मना लेंगे उधर से, क्योंकि तुम भी अपनी पार्टी के अच्छे लीडर हो, मैं भी अपनी पार्टी का अच्छा लीडर हूं। तो दोनों ने मिलकर एक प्रपोजल बनाया कि हम लोग क्या करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नॉमिनेट करते हैं कांग्रेस और लीग के द्वारा दोनों, और 20% रिजर्वेशन माइनॉरिटी को दे देंगे। लेकिन जैसी ये बात दोनों पार्टी सुनती है, पहले तो इक्वल नंबर वाला मामला अटक गया, माइनॉरिटी को 20% रिजर्वेशन अटक गया, तो कांग्रेस और लीग दोनों ने एग्री नहीं किया। कहते भैया हमें हमारी पार्टी के तुम अच्छे लोग हो, लेकिन ये मतलब नहीं तुम कुछ भी कहो हम मान लेंगे, तो वो नहीं चला। तो देसाई लियाकत क्या हुआ, बुल्ला भाई देसाई लियाकत अली दोनों ने प्लान बनाया, 1944 की बात है, दोनों की मूवमेंट जो बोली गई वो रिजेक्ट हो गई। CR फॉर्मूला क्लियर, देसाई लियाकत क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। अब आता है वेवल प्लान। ये वेवल कौन था, ये सेकंड लास्ट वॉइसरॉय है। जब हमारा लास्ट वॉइसरॉय माउंटबेटन आता है उससे एक जस्ट पहले वेवल है, समझते हैं। जब वेवल से बात की गई तो वेवल के टाइम पे तुम लोग देख रहे हो सर, सिचुएशन यहाँ पे है, लोग भारतीय एकदम चाहते हैं, इधर से ये फंसे पड़े थे उसमें क्या बोलते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड में, ये भी हताश से बैठे हैं, इधर से हमारा लेवल आजादी के लिए अपने पीक पर चल रहा है। तो वेवल के सामने बहुत सारे इंडियन लीडर्स के सामने नेगोशिएशन करने का वो भार सोच गया कि इसके कंधों पर रखा गया। अंग्रेज ने बोला बेटा वेवल जाओ और किसी तरह ना मामला सुलटा दो। तो वेवल ने क्या किया, सबसे पहले जितने भी इंडियन लीडर्स थे उनसे बातचीत की। देखो सर, अब सर पे उतराएंगे, सर प्लीज मेरी बात सुन लो, जितने तुम्हारे लोग जेल में बंद है उनको मैं रिहा कर देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जब भी लड़ाई बंद होती है हम सब, ये क्यों ये काम कर रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे कुछ सैनिक जापान की साइड मिले हुए हैं और जापान रेडी है अंग्रेजों पर अटैक करने के लिए। तो इंडियन जापान का सपोर्ट लेके भारत के ऊपर अटैक करने को तैयार है। तो उन्हें ये डर है कि इंडिया कहीं हाथ से ना निकल जाए और हम वर्ल्ड में बेइज्जती भी ना करवा ले कि जापान से मुंह खा के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इसीलिए हाथ पैर जोड़ना शुरू कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं। इधर से वेवल ने शिमला में 1945 में एक मीटिंग रखी कि हम लोग मिलकर सारे बातचीत करें शिमला में। तो यहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में खाली इंडियन रख देंगे, तुम्हारा साथ निभाएंगे, साथ निभाना साथी, वो सब प्रोग्राम करेंगे। फिर इन्होंने यहाँ पे ये भी वादा कर दिया कि हम लोग तुम्हें नया संविधान देने की भी आजादी दे रहे हैं, मिलजुल के हम लोग काम करेंगे, हमसे कोई एसएससी में इतना डिटेल पूछेगा नहीं। फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करें। वेवल प्लान आया, ठीक है। वेवल 1945 में जापान वापान वाले अटैक ना कर दें तो हमारा साथ देने को तैयार। शिमला में मीटिंग की, न्यू संविधान देने की बात की, ठीक है। इन्होंने कहा अगर हम लड़ाई जीत जाते हैं तो फाइनली हम तुम्हारी चीजों के बारे में सोच लेंगे, पर तुम हमारा साथ दे दो, सारा मामला ही दबा देते हैं। अब वेवल ने गलती क्या की, वेवल ने जो लीग के साथ बात की उनमें लीग को मजबूत करने की ज्यादा कोशिश की, जबकि हमें मजबूत करने की इतनी कोशिश नहीं की। तो यहाँ पे रियल कैरेक्टर जो है इनको भर के सामने आ गया कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करके तोड़ना चाहते हैं, जो किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वेवल ने जो प्लान दिया वो नहीं चला, वो फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों को तोड़ने का ही प्लान था, ठीक बात है। अब आता है इंडियन नेशनल आर्मी। इससे पहले ना एक और प्लान करते हैं भाई, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? दोबारा बोलूं मैं एक बार, क्योंकि इसके बाद फिर थोड़ा और एक लंबा सा प्रोसेस शुरू होगा। कोई डाउट है? सबको क्लियर है? एक बार सारे बच्चे थम्स अप करके बताओ, जितने बच्चे क्लास के अंदर है। शर्मा मत करो, थम्स अप कर दिया करो। एक मिनट मैं आज एक नई चीज सिखाता हूँ इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अब समझते हैं इसको। देखो मैं ये बात बिल्कुल जानता हूँ, जब मैंने सेशन शुरू किया होगा तो उनमें से कुछ बच्चे जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि कंटेंट धीरे धीरे बहुत ज्यादा होता चला जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है ये तो एक कहानी है, कहानी को सुनना और समझना ही है, कहानी को सुनना और समझना ही है। इसमें मेरे को लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल चीज मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इस चीज में भी समझ नहीं पा रहा हूँ तो मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है या मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत आसान भाषा में एक हिस्ट्री जानना है। मैं क्लास को क्लास की तरह ले ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ऐसे ले रहा हूँ कि मैं तुम्हें हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ और तुम हिस्ट्री समझना चाह रहे हो, और डेट्स वगैरह मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो जब आप रिवीजन करोगे तो सारी डेट्स भी बैक टू बैक साथ साथ क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। लास्ट वाला रिपीट करूं, कोई दिक्कत नहीं। वेवल के बारे में ना, वेवल जो है सेकंड लास्ट वॉइसरॉय है। इसका मेन मकसद था कि किसी तरीके से इंडियंस को दबा के अपने साथ ले लें, और इसीलिए इन्होंने सीधी सीधी बात बोली कि शिमला में एक कॉन्फ्रेंस कर ली। इन्होंने कहा तुम्हें नए संविधान दे देंगे, लेकिन इनका जो बायस्ड नेचर था वो मुसलमानों की तरफ था कि मैं चाह रहा हूं कि तुम लोगों को प्रेफरेंस में ज्यादा दूं, तो इसलिए प्लान फ्लॉप हो गया था। अब आता है इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस। देखो जी, सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम बात करें तो 4th पोजीशन इन्होंने हासिल की इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर। फ्रॉम 1921 इन्होंने स्ट्रगल में हिस्सा ले लिया रिजाइन करके। दोबारा सुन, सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विस का एग्जाम निकाला,
चौथी पोजीशन हासिल की और 21 में रिजाइन कर दिया कि हम चले। रिजाइन करने के बाद इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ एज अ मेंबर काम करूंगा और देश की आजादी में आगे चलूंगा। ठीक, इन्होंने कहा मेरे जो पॉलिटिकल लीडर होंगे उनका नाम होगा CR दास। मेरे पॉलिटिकल लीडर का नाम क्या है? CR दास, चित्रा रंजन दास, ये मुझे याद रखना है। हमने कहा इसके बाद ये कलकत्ता के मेयर बने 1923 के अंदर और मल्टीपल टाइम जेल गए, वो तो कोई मतलब ही नहीं। सिविल सर्विस का एग्जाम चौथी रैंक से हासिल, 21 में रिजाइन, CR दास मेरे हैं पॉलिटिकल गुरु और कलकत्ता के मेयर बने 23 के अंदर। सही बात। हमने कहा मार्च 40 में जब आपने देखा 39 में छोड़ के चले गए थे, 40 में रामगढ़ की तरफ जब ये बढ़े तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा में हिस्सा लिया। ठीक है, हमने क्या बोला? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, उस टाइम कंपटीशन कम होगा इसीलिए सिविल में चौथे आए थे, पर उस वक्त रिसोर्सेज कम थे, हमें पढ़ाई वो करनी जो अंग्रेज कर रहे हैं। एक चीज तो हमेशा जान लेना, जब आदमी अपनी जगह होता है तो उसका कंपटीशन उस वक्त के हिसाब से बड़ा मैक्सिमम होता है। जैसे आज तुम देख रहे हो तुम्हारे सीजीएल में 150 नंबर की कट ऑफ जा रही है, जो आगे 5 साल 6 साल में बच्चे आएंगे 200 में 200 लग रहे हो, अरे यार 200 में 200 आ गए, भगवान मुझे माफ करना, 210 पे कट ऑफ गई। तो वो सिचुएशन है, फिर वो कहेंगे तुम्हारा तो आसान था पेपर, 150 कट ऑफ तो कोई ले आए, फिर वो वाला सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक का अपना टाइम जो है मुश्किल होता है। देखो अब हम बात करें मार्च 1940 फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। अब ये कह रहे हैं कि इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब यहां से कहानी में बदलाव आएगा। 1940 में सुभाष चंद्र बोस को एक हाउस में अरेस्ट कर लिया गया आफ्टर हंगर स्ट्राइक। एक भूख हड़ताल रखी थी, उसके बाद इनको एक घर में बंद कर दिया गया, मतलब इन्हीं के घर में बंद कर दिया गया। ठीक, अब जनवरी 1941 का समय था, बोस वहां से निकल गए और जनवरी 26 1941 में ये पेशावर पहुंच गए। मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विस को क्रैकडाउन किया चौथी रैंक के साथ, 21 में रिजाइन करके कांग्रेस के साथ मेयर बने 1923 के अंदर, फॉरवर्ड ब्लॉक 1940 में, 40 के अंदर ही इन्होंने एक भूख हड़ताल की तो इनको इन्हीं के घर में बंद कर दिया गया। 41 में ये उस घर से निकल गए और कहां पहुंचे? कि पाकिस्तान के रास्ते 26 जनवरी 1941 में पेशावर पहुंच गए। हमने कहा ठीक, वहां पे इनका नाम जो था वो नाम था ज़ियाउद्दीन और इनकी मदद किसने की थी? भगत राम ने। ये तुम देख रहे हो, बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। ये इनका स्टूडेंट मतलब नकली नाम। इसके बाद हिटलर से मिले थे, ये भी हम जान चुके हैं। हिटलर से जब मिले थे तो इनका नया नाम ऑरलैंडो मोजाटो, ये इनका नया नाम हो गया। ये लो जी, नाम बदल बदल के मिल रहे थे, चेहरा छुपा छुपा कर थोड़ा अलग अलग तरीके का। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ हिटलर की मदद लेकर इन्होंने एक आर्मी बनाई जिसका नाम रखा फ्रीडम आर्मी या मुक्ति सेना, जिसके अंदर जितने भी लोग POW प्रिजनर ऑफ वॉर की जब लड़ाई होती है तो जो पकड़े लोग जाते हैं, जो अरेस्ट हो जाते हैं या जो हथियार डाल देते हैं, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर कहते हैं। इंडियन ओरिजिन के थे, जो जर्मनी और इटली के अंदर पकड़े गए थे। उनको कहा कि ये जितने हिटलर भाई साहब जितने लोग पकड़े गए ना, ये मुझे दे दो, मैं अपनी सेना इन्हीं के साथ बना लूंगा। ठीक है, 40 में नजरबंद किए गए घर के अंदर, 41 में घर से निकल गए, भगत राम की मदद ली, पेशावर पहुंचे हैं ज़ियाउद्दीन के नाम से, हिटलर से मिले हैं ऑरलैंडो के नाम से। हिटलर से बोला कि प्लीज आप मेरी मदद कर दो, जितने लोग मेरे यहाँ जेलों में बंद हैं उन्हीं को दे दो, मैं नहीं आपसे सेना नहीं मांग रहा हूँ। इसी को मुक्ति सेना या फ्रीडम आर्मी के नाम से चालू कर दिया। अब बोस को नेताजी बोला गया बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, जर्मनी के लोग जो है उनको नेताजी बोलने लगे और इन्होंने फेमस स्लोगन क्या दिया? जय हिंद। और यहां से इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में खोल दिया कि अपन लोग वहीं से थोड़ा काम चीन करेंगे, वहां चलेंगे। अब इन्होंने क्या कर दिया कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को रास बिहारी बोस जापान के अंदर, देखो अब जापान में ना चीजें खाली खाली सी पड़ी थी, मतलब जापान में कोई लीडर नहीं था। इसके ना वैसे कहानी है पूरी। कहानी कैसे कि यहाँ पर हमारा एक इंडियन जर्नल होता है, वो उधर से लीड करता है, जापान वाले अल्टीमेटली उसके साथ टक्कर लेके उसको साइड कर देते हैं। तो बाद में फिर रास बिहारी बोस को भेजा जाता है कि जाके ना जापान में खाली पड़ा जो लीडरशिप वाली है वो आप देख लो। तो इसलिए डायरेक्ट पॉइंट यहाँ जोड़ा हुआ। तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जापान में रास बिहारी बोस के अंडर में चल रही है और ये सेकंड फेज है इंडियन नेशनल आर्मी का। ठीक है, जापान ने भी क्या कर दिया कि जितने इंडियन जेलों में बनते उन्हें मोहन सिंह को दे दिया। मैं रिपीट करूंगा, उन्होंने मोहन सिंह को दे दिया और इन सब लोगों को इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती कर लिया गया। 1942 में लगभग 40,000 आदमी INA को ज्वाइन करने के लिए तैयार। हमने कहा ठीक, बट एक ना डिफरेंस क्रिएट हो गया इंडियन आर्मी जो मोहन सिंह के अंडर में थी और जापानीज के बीच में जो INA के साथ है। दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने बोला सुभाष 40 में घर में बंद, 41 में घर से निकल गए, पेशावर पहुंच गए ज़ियाउद्दीन के नाम से, हिटलर से मिले ऑरलैंडो के नाम से। हिटलर से मिलकर इन्होंने मुक्ति सेना बनाई कि जितने लोग आपके जर्मनी वगैरह एरिया के बंद है ना जेलों में, मुझे दे दो। इधर से जय हिंद का नारा दे दिया, इधर से जय हिंद का नारा दे दिया। फिर इधर हम देख रहे हैं जापान में ना एक लीडरलेस सा एरिया पड़ा है रास बिहारी बोस के अंदर में, इनको भेज दिया कि आप संभाल लो। अब जापान में जितने लोग जेलों में बनते उनको बाहर निकाला गया, उनको INA के अंदर डाल दिया गया कि ये लोग INA के में साथ देंगे। 40,000 के आसपास आदमी INA के अंदर जुड़ने को तैयार। जापान इंडियन एक दूसरे का साथ देके आगे चलेंगे ऐसा बात इन्होंने बोली, लेकिन मोहन सिंह जो आर्मी ऑफिसर है इंडियंस का और इधर जापानीज, दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया। जापानीज ने क्या बोला, मतलब हम लोगों ने कहा था कि आप जब हमारी मदद करोगे ना
आप हमारी मदद करोगे तो आप ना लगभग लगभग 20 से 25,000 लोग हमारे साथ भेज देना ताकि हमारी फोर्स तगड़ी हो। लेकिन जापानीज ने सिर्फ 2,000 लोग भेजे तो मोहन सिंह ने कहा कि यार तुम हम बेवकूफ समझते हो क्या? तो उधर जापानीज खिंच गया, ऐसा कैसा? तो इधर मोहन सिंह को ना कस्टडी में ले लिया गया। इसी के बाद लीडरलेस हो गया था, तो फिर रासबिहारी घोष को बुलाया गया। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक बोलो, यहां तक क्लियर है? आईएनए वाला क्या था? जर्मनी के जितने लोग थे उधर सुभाष चंद्र बोस ने कहा निकाल दो, मैं देख लूंगा। इधर जितने लोग थे जापान में, मोहन सिंह ने बोला इनको निकाल दो, मैं देख लूंगा। मोहन सिंह के साथ जापानीज की थोड़ी अनबन हो गई, तो मोहन सिंह को बोला तुम तो कस्टडी में चलो। तो वो जो खाली पड़ा एरिया ना, वहां पे रासबिहारी बोस जो है उसको भेज दिया कि भाई तू संभाल ले, ऐसा वाला बात। आगे चलो। बट जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस एक और नए नाम के साथ टोक्यो पहुंचे। नाम है आबिद हुसैन। पहला क्या नाम था? जैउद्दीन। हिटलर से मिले ऑरलैंडो। अब टोक्यो जापान पहुंच रहे हैं अब्दुल हुसैन के नाम से। तो आबिद हुसैन जब मिले तो ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर से मिले और टोजो से, और इनको इन्होंने बोतल में उतारा। अरे टोजो भैया, तुम्हारी जो आंखें हैं झील जैसी हैं। तो ऐसा कह के इन्होंने आईएनए को फिर से खड़ा करने की कोशिश की और ये बन गए सुप्रीम, बन गए आईएनए का अगस्त 25, 1943 में। अब 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्री इंडिया की सिंगापुर में बनाई। किसके साथ? एचसी चटर्जी के साथ। दोबारा सुनो क्या क्या हो रहा है सर। ये जर्मनी में गए थे हिटलर से मिलने, वहां पे सारे लोगों को छोड़ा। देन जापान में मोहन सिंह तो कस्टडी में चले गए, रासबिहारी कुछ खास उखाड़ नहीं पाए। तो इधर से सुभाष चंद्र बोस आए आबिद के नाम से, जापानीज प्राइम मिनिस्टर टोको से मिले, टोजो से मिले, और टोजो को कहा कि भैया तुम झील से तुम्हारी आंखें, प्लीज मेरी बात सुनो। तो इन्होंने कहा ठीक है, तुम हमारे यहाँ भी अपनी लोगों को लीड करो। तो वहां के लीडर बन गए। उसके बाद सिंगापुर के अंदर एक और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई। किन लोगों के साथ मिलकर? एचसी चटर्जी, एमए अय्यर, लक्ष्मी स्वामीनाथन, और इन्होंने फेमस स्लोगन दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वॉज गिवन इन मलाया। ये मलेशिया वाला रीजन हो गया। भाई क्या तुम समझ पा रहे हो क्या क्या मामला चल रहा है? सारा कहानी थोड़ी अटपटी है लेकिन है यही, ठीक है? अरे हाँ ना यार, मैं तुम्हारी हाँ ना में डर गया। मैं जितना तुमने हाँ ना कही उस हिसाब से मुझे लगता है तुम दिमाग में कुछ नहीं जा रहा तुम्हारे। 12-13 थम्सअप पे अटक गए हो तुमने जिंदगी एकदम अपनी। सिंगापुर वाला दोबारा बता दो। देखो अब एक बार कहानी दोबारा बता देते हैं। खो गए थे तुम लोग, वापस जागो। देखो मैं पहले कह रहा था 100+ थम्सअप थे, पिछली बार 90 थम्सअप है, अब 60 थम्सअप पे मामला के आसपास रुक गया है। अब बर्दाश्त करने से लिमिट हो रही है, लेकिन मैं तो कराऊंगा भाई आज। तो मैंने बोला सबसे पहले पेशावर निकले, हिटलर से मिले। वॉइस क्लियर नहीं है? क्या बात कह रहे हो भाई? सब लोग साथ ऐसा क्या वॉइस क्लियर नहीं है कि मेरी? क्लियर है, ऐसा मत बोलो। तुम नहीं पढ़ने का मन है तो बता दो, ठीक है? देखो पेशावर गए, हिटलर से मिले। हिटलर से मिलने के बाद इन्होंने फैसला किया कि मैं सारा प्रोग्राम छेड़ने के बाद मैं जापान जाऊंगा, ठीक है, आबिद हुसैन के नाम से। सिंगापुर जाऊंगा, बहुत सारे लोग हैं, उन सबके साथ मिलके सिंगापुर में भी एक कमेटी बना दूंगा और इसमें स्लोगन दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें हरा दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है? आगे अब आईएनए हेडक्वार्टर क्या हुए? रंगून शिफ्ट हो गए। अब मैं आऊंगा, इंडियन नेशनल आर्मी के हेडक्वार्टर जो है बर्मा में शिफ्ट हो गए, जनवरी 1944 की बात है। अब इन्होंने यहां पे, अब देखो सारी चीज तुम देखो, ठीक है? मैं मोक के बारे में बता दूं मेरे भाई, एक बार ये तो पढ़ लें जरा। जापान वाले लोग हमारे साथ, सिंगापुर में हमारी आर्मी, हिटलर जर्मनी से हमने मदद ले ली, तीनों लोग इकट्ठा हो गए और हमारा हेडक्वार्टर है बर्मा रंगून में। अब सुभाष चंद्र बोस बोले दिस इज द राइट टाइम, हम लोगों को दिल्ली चलना चाहिए और अंग्रेजों को बड़ा पीटना है। तो इन्होंने यहाँ पे चिल्ला के आवाज दे दी कि चलो दिल्ली। अब नवंबर 6, 1943 की बात, अंडमान निकोबार आइलैंड पे जैपनीज आर्मी तैयार है, जिसको हमने बाद में शहीद द्वीप नाम रखा, स्वराज द्वीप नाम रखा। ये लोग चलने को तैयार। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला और बोले आजाद हिंद रेडियो से मैं बोल रहा हूं कि ये फादर ऑफ नेशन है और हम भी तुम्हारे पास आ रहे हैं। हमने कहा ठीक बात। अब आजाद हिंद फौज ने बर्मा बॉर्डर क्रॉस किया और भारतीय मिट्टी पर पहुंच गई 1944 मार्च 18 को, ठीक बात। 11 अप्रैल 14 को कॉलिन मलिक ने बहादुर ग्रुप जो है आईएनए का फ्लैग होस्ट कर दिया पहली बार, ये मणिपुर के अंदर। सर क्वेश्चन क्या है? आईएनए भारतीय जमीन पर कदम रखा और झंडा लहराया मणिपुर के अंदर, ये बात याद रखेंगे। अब 15 अगस्त 1945 में जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुटने टेक दिए और इधर से आईएनए को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। अरे यार क्या हो गया? सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में हेडक्वार्टर बनाया, सब कुछ प्रोग्राम बहुत बढ़िया चला था, मणिपुर में झंडा लहरा दिया। वर्ल्ड वॉर सेकंड में हम लोग जानते हैं बम फेंका गया और बम फेंकने के बाद जापान ने घुटने टेक दिए। घुटने टेकते ही जो जापानी हमारे साथ इंडिया में थे घुटने टेक गए, हमारे सारे लोग पकड़े गए। और अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस जो है प्लेन क्रैश हो गया ताइवान में, इनकी डेथ वहां पे हो गई। अब जितने आईएनए के लोग थे, इंडियन नेशनल आर्मी के लोग थे, उन्हें बना लिया गया बंदी, जिनको बोलते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी युद्ध में जो लोग पकड़े जाते हैं उनको बना लिया बंदी और उनको नॉर्थ ईस्ट से वापस से
कोर्ट लाया गया और उनके खिलाफ बोला गया कि तुम्हारे खिलाफ चलेगा कोर्ट मार्शल, तुम्हारे खिलाफ चलेगा आईएनए ट्रायल, अब तुम आ जाओ। अब थे तो वो इंडियंस ही थे ना, इंडियंस ही थे। क्यों? क्योंकि ये जापान के जेलों में बंद थे, जर्मनी के जेलों में बंद थे, सिंगापुर से आए हैं, तो ये थे इंडियन ही, और अपने ही देश में आके इनके ऊपर चलाई गई है कार्रवाई। क्यों? अपने देश को आजाद कराने के लिए। इसी को आईएनए ट्रायल बोला जाता है। आज 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी, क्लीमेंट एटली नए प्रधानमंत्री बन गए, लॉरेंस जो है नए सेक्रेटरी बन गए, और इसी के बाद शुरू होता है आईएनए ट्रायल का प्रोग्राम। आईएनए ट्रायल का प्रोग्राम लाल किले दिल्ली में सेट कर दिया गया नवंबर 1945 में। और यहाँ पे 3 जो बड़े लीडर थे, एक का नाम है प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ये तीनों नाम जो है आपके एसएससी के पेपर में है, ये मुझे याद करना है। सर सबको अच्छे समझ में आ गया आईएनए ट्रायल है क्या? किसी को कोई डाउट कि आईएनए ट्रायल क्यों चला, कैसे चला? किसी को हल्का फुल्का भी डाउट हो मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि फिर बाद में बताना बहुत लंबा हो जाएगा। क्लियर है? रिपीट करता हूं। देखो जी, मैं ये कह रहा हूं, अब एक बार मेरी बात सुनना, सिर्फ इसको छोड़ दो। हमने कहा सुभाष चंद्र बोस जो है अपने घर से 1941 में निकले थे पेशावर की तरफ। उसके बाद वो हिटलर से मिले थे, ऑरलैंडो नाम बन के। उसके बाद वो जापान आए थे। जापान में रासबिहारी घोष, मोहन सिंह, इनका हमने देख लिया, कुछ खास करा नहीं। सुभाष चंद्र बोस बोले टोक्यो के अंदर आबिद के नाम से, तो इन्होंने जापान प्रधानमंत्री को टोजो को बोतल में उतार लिया, और उस पूरे जितने भी लोग थे उसके लीडर बन गए। हमने कहा सही। सिंगापुर अपना हेडक्वार्टर बना दिया, हमने कहा सही। अब ये जितने भी लोग थे, इन सब लोगों को लेकर, जापानी लोगों को अपने साथ लेकर, इन्होंने रंगून में अपना हेडक्वार्टर बनाया और बोले दिल्ली चलो, हम दिल्ली पे अटैक करेंगे और अपना देश को आजाद करवाएंगे। सही बात। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जापान हार के घुटने टेक दिए, तो जैसे ही जापान ने वहां घुटने टेके, तो अल्टीमेटली जापान के जहां पे भी कई लोग होंगे उन्होंने भी हथियार डाल दिए, और उनके हथियार डालने की वजह से हम लोगों को भी हथियार डालने पड़े। मणिपुर में झंडा फहराया, लेकिन हम लोगों को हथियार डाल के पीओडब्ल्यू बनाकर दिल्ली ले जाया गया। जब हम दिल्ली ले जाया गया तो हमारे ऊपर नई सरकार जो बनी थी, लेबर पार्टी की सरकार, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, हमारे नए सेक्रेटरी लॉरेंस बने। इन लोगों ने बोल दिया कि अब हम आईएनए ट्रायल चलाएंगे लाल किले में, ये ध्यान रख लो। 3 जो मेजर लीडर थे, देखो जापानीज को तो फ्री कर दिया कि तुम जाओ, क्योंकि जापानीज घुटने टेक दिए, उनको छोड़ दिया, तुम साइड हटो। इन लोगों को देखना है। एक प्रेम कुमार सहगल हिंदू, मुस्लिम शाहनवाज और सिख गुरबख्श सिंह ढिल्लों, इन तीनों के ऊपर आईएनए ट्रायल चलाने का मामला चालू कर दिया गया। अब कांग्रेस, पूरा देश गुस्से में बलबला रहा है। हमारे लोग हमारे किले में तुम ट्रायल करोगे, बलबला गए सारे। तो यहां पर सितंबर 1945 की बात, जबरदस्त तरीके के रेजोल्यूशन क्रिएट हो रहे कि नहीं। लेकिन जब आईएनए ट्रायल चलाया गया तो अपने देश के कुछ काबिल वकील, बुल्ला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ सतजू, जवाहरलाल नेहरू, आसिफ अली, ये खड़े हो गए डिफेंस लॉयर बनके, तुम चलाओ तो इसके खिलाफ। ये बुल्ला भाई देसाई एग्जाम का सवाल है भाई, कि आईएनए ट्रायल में कौन ऐसे डिफेंस लॉयर के रूप में है, तो ये वाले आते हैं। अब जैसे इन्होंने बोला, छोटे छोटे जगह पर आंदोलन चल रहा है कि हम लोग जितने लोग जेलों में बंद, उनका ख्याल हम रख लेंगे, और आईएनए रिलीफ इंक्वायरी कमेटी स्टैब्लिश कर दी गई, जहां पे खाना पैसा ये डाला गया कि इन लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंडियन नेशनल आर्मी, तो यहां पे क्या गया, फंड कलेक्शन हुआ। लोग पैसा दे रहे हैं कि जितने लोग हमारे जेलों में बंद है उनका ख्याल हमें रखना है, ये हमारे देश के सैनिक हैं, क्रांति अपने चरम सीमा पे है। आगे आ जाओ। अब आईएनए डे 12 नवंबर को मनाया जाता है, और आईएनए वीक 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक। यही एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 आईएनए ट्रायल चलाए गए, नवंबर 21, फरवरी 11 और फरवरी 18। ये तीनों बस नाम याद रख लो। कलकत्ता में आईएनए ट्रायल, कलकत्ता में 7 साल की सजा दी गई राशिद अली को, और बॉम्बे के अंदर रॉयल इंडियन नेवी को यहाँ पे भी रेटिंग दी गई। बस मोटा मोटे तौर पे 3 जो है मेजर चीज आपको याद रखनी है। अब थोड़ा समझिएगा, नेवी का भी एक रिबेल शुरू हो गया। अब तक तो हम सिर्फ आर्मी के लोग देख रहे थे, अब नेवी का पहली बार रिबेल देखने को मिला। 1100 रॉयल इंडियन नेवी के लोग ये कह रहे भाई हम लोग नहीं, हमें खाने पीने बर्बाद कर दिए लोगों ने। तो HMIS तलवार ये स्ट्राइक पे चला गया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ये हल्का सा मुझे याद रखना है, 1946 की बात है। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट याद रख लीजिएगा, 0 आर आया था, 0 आर, ये क्विट इंडिया मूवमेंट याद रखो। 0 आर का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने देखा था 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, 9 को सारे को पकड़ के लेके थे, तो 0 आर क्या था, सारे नेता को पकड़ के अंदर ले गया, ये 0 आर था। ठीक है, आगे नेक्स्ट आता है इलेक्शन रिजल्ट। अब ये इलेक्शन कहां से आया, इलेक्शन कहां से आया? अब देखो, कांग्रेस तो हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है, इलेक्शन में तैयार रहती है, तो इधर से ये इलेक्शन के लिए तैयार है। फिर से चलिएगा, ये इलेक्शन के लिए तैयार है। हमने क्या बोला, परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस, हमने कहा 91% जो है नॉन मुस्लिम के वोट मिले कांग्रेस को, 57 आउट ऑफ 102 सीटें सेंट्रल असेंबली के पास है। उसके मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस क्या थी, 86.6% मुस्लिम वोट सारे नहीं मिले, 30% रिजर्व सीटें, और 137 अपने को नहीं पढ़ना, मतलब फिलहाल के लिए नहीं पढ़ता हूँ, इनको मैं अलग से कराऊँ, फिलहाल के लिए नहीं पढ़ा। अब आओ कैबिनेट मिशन के ऊपर, 1946 का मिशन। इसी मिशन के थ्रू हमें कांस्टेंट असेंबली मिली है, संवैधानिक सभा मिली है। 1 मिनट में रुक जाता हूं। सब बच्चों को अभी तक सब चीज क्लियर है? सब बच्चों को अभी तक सब चीज क्लियर है? देखो, मैंने कोशिश की है कि तुम्हें बहुत
सही तरीके से, इन डेप्थ तरीके से तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा। आई थिंक तुम में से बहुत सारे लोगों ने हिस्ट्री पहले पढ़ी हुई है, उन लोगों के लिए भी कुछ चीज नहीं होगी, ठीक है, उन लोगों को नई चीज होगी। सिक्किम, मणिपुर, केरला, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन स्टेट को देखकर जो आपको याद आता है, बता रहे यार दिव्यांश मेरे भाई क्या हो गया तुम्हें? चलो फिर भी तुम्हारी बात मना नहीं करूंगा, मैं तुमको सर सारी बात मना कर देते हैं। सिक्किम को देखकर मुझे पहाड़ याद आते हैं, मुझे कंचनजंगा याद आता है, मुझे नथुला जलीपला याद आता है, ठीक है। और कौन सा था तुम्हारा? मणिपुर को देखकर मुझे लोकटक झील याद आती है, मुझे सिरोही नेशनल पार्क याद आता है। केरला को देखकर अष्टम सिस्टम विम्न विल्याणी पेरियार मालाबार मोहिनी कथकली ये याद आते हैं। जम्मू कश्मीर को देखकर मुझे एलओसी याद आती है, मुझे रॉफ डांस याद आता है, ठीक है, और दुनिया जहान के पासिस याद आते हैं। उत्तराखंड को देखकर गोविंद नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदू नेशनल पार्क और बस यही फ्लावर वैली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सब याद आते हैं, ठीक है। लद्दाख को देखकर मुझे बुलेट याद आते, बुलेट दुख 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 दुख। ऐसे में बहुत बहुत मेरे दोस्त हैं जिनका सिर्फ ड्रीम है कि वो बुलेट पे जाएं लद्दाख घूमने, पर मुझे ऐसा लगता है बाइक पे 15-20 मिनट बैठने के बाद कुछ अजीब सा सुन हो जाता है नीचे। अरे कर रहा हूं कंटिन्यू। देखो क्या सुन हो जाता है, पेल्विक रीजन सुन हो जाता है। अब बोलो, पेल्विक रीजन, देयर आर मल्टीपल वर्ड जिसको हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। चलो अब हम कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना इन बातों को। वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं ना, पेड बैच में पढ़ाने का पता फायदा क्या होता है? एक तो बच्चा थोड़ा सा सीरियस रहता है, यूट्यूब पे बच्चों को ना वैल्यू नहीं रहती, उनको क्या मिल रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री मिलती है, सोचता है यार फ्री तो है, लेकिन पेड में ठीक रहता है, अच्छा लगता है, मौसम बना रहता है, लोगों ने पैसा दिया तो पैसे की वैल्यू होती है। कल को यूट्यूब पेड हो जाएगा ना, लोग सुधर जाएंगे। कैबिनेट मिशन समझते हैं। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट जो मैराथन लूँ वो स्पेशल में ले ही लूँ। कल मैंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया, मेरे को सच में कभी कभी बुरा लग जाता है। मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ, क्योंकि हमारा अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल उसकी रीच नहीं है, रीच ना होने की वजह से बच्चों को मैसेज नहीं जाता है, तो यूट्यूब में कनेक्ट नहीं लगता सर आपके साथ, यहाँ ज्यादा लगता है यार। यूट्यूब पे वैसे अच्छा लगता है, लेकिन यूट्यूब पे ना रीच नहीं है, तो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाता। तो इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार वो वेस्ट ना चला जाए बहुत बच्चों को। नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में रुक गया। अब मैं सोच रहा हूँ एक पॉलिटी की जो मैराथन करवानी है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं यहीं करवा दूं क्या स्पेशल क्लास में, वाईटी पर होती है, वाईटी पर एक पॉलिटी की रिवीजन करवाता हूँ फॉर मेंस, यहीं पे करवा देता हूँ। कल लगा देता हूँ शेड्यूल, कल या परसों के अंदर यहीं ले लेते हैं, मेरे को भी आसानी रहेगी, बैठ के आराम से पढ़ा दूंगा। बायो को कंप्लीट करवा दूं, देखता हूँ बायो का भी। चलो अब कैबिनेट मिशन पे आ जाओ। सर जब मैं कैबिनेट मिशन के बारे में बात करता हूँ, फरवरी 1946 की बात है, 3 लोग आए, पैथिक लॉरियंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। 3 लोग क्या बोले? पैथिक लॉरियंस ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहा है, स्टेफर्ड क्रिप्स नहीं 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 हाँ क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड रहा है, अलेक्जेंडर एडमिरल्टी का लोड रहा है, ठीक है। ये आया है 24 मार्च 1946 में। इन्होंने आकर बहुत सारी बातें बोली। इन्होंने बोला कि पाकिस्तान जो बनेगा वो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर बनेगा, 38% जो है नॉर्थ वेस्ट का होगा, 48% नॉर्थ ईस्ट का होगा। इन्होंने बोला कि हम लोग हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी है, सिख, इन सबको ध्यान रखेंगे। मतलब बेसिकली आपको जो बात जानी है, उन्होंने संवैधानिक सभा के बारे में बात बोली, संवैधानिक सभा के बारे में बात बोली। आ गया। इन्होंने क्या बोला, यार यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कोई बात नहीं, एक सेशन और ले लेते हैं। अभी तो वैसे मुझे सोशल रिफॉर्म करवाने, एक सेशन और लेना है। अभी जल्दबाजी में मैं बहुत जल्दी करा दूंगा, मैं मेरे को पता है ना, फिर मजा नहीं आएगा। आजादी थोड़ा ढंग से करेंगे, ठीक है। तो कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब तो बताइए 20-25 मिनट का, उसको कल कंप्लीट करेंगे। जल्दबाजी में मैं टॉपिक एकदम रगड़ तो कोई मतलब नहीं है। जब पूरी हिस्ट्री इतनी मजे से हमने तसल्ली से की है, तो लास्ट में होच पोच नहीं करते हैं, है ना। हाँ कल आज़ादी मिल जाए, कोई बात नहीं। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, और आपकी प्यारी प्यारी हेड्स मुझे मिल रही हैं, मैं उम्मीद करूंगा आज भी भेजूँ, ठीक है। चल आज स्पेशल क्लास 10 PM, आज स्पेशल क्लास होगी 10 बजे, याद रख लीजिएगा 10 बजे मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे।
अगर लक्ष्य बैच नहीं हुआ तो शाम को भी एक क्लास में रखूंगा स्पेशल, ठीक है। ये सारी जितनी क्लासेस हैं ये हमारे यहीं पर होंगी, क्या बोलते हैं, ऐप पर। ओह, रहा नहीं जाता, अच्छा लगता है, अच्छा पढ़ने में अच्छा लगता है। क्लास की टाइमिंग क्या है भाई? सुबह क्लास की टाइमिंग 8:30 बजे से रहती है, शाम वाली टाइमिंग 10 PM पर रहती है, बाकी कोई एक स्पेशल क्लास भी हो किसी भी टाइम हो जाती है, ठीक है। चलो, वाईटी पर सेशन होगा तो 8 बजे होगा, 4 बजे नहीं होती, 4 बजे लक्ष्य बैच का होता है। वो लक्ष्य बैच शेड्यूल के लिए बोला, अब तक शेड्यूल नहीं किया, मैं दोबारा कॉल करता हूँ एक बार में। ठीक है भाई, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।